जी दीदी, आप जी। कंटिन्यू रखिए। हाँ जी, हाँ। फिर आगे बात कर रहे थे सापेक्षता की। तो दूसरे के अस्तित्व के बिना जिसका अस्तित्व सिद्ध ना होता हो, उसको सापेक्ष की संज्ञा है। मतलब जो जो किसी पर निर्भर रहता हो, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता हो, उसका अपना कोई अस्तित्व ना हो, अगर कोई किसी के साथ हो, ना जुड़ा हुआ हो, तो उसको सापेक्षता कहा जाता है। असंग्रह से निर्बीज प्रवृत्ति का प्रसव है, जिसका फल पर प्रमाण सर्वतोमुखी समाधान से समझदारी एवं समृद्धि श्रम से प्रकट होता है। असंग्रह अव्यय सॉरी व्यय के लिए की गई आय की असंग्रह संज्ञा है तथा इसका सद्व्यय अनिवार्य है। यह स्वधन विधि से सार्थक है। तो असंग्रह तो हम समझते ही हैं। और जहाँ तक निर्बीज की बात है, निर्बीज की बात आती है, तो निर्बीज जो है जिसका कोई किसी को कोई शुरुआत नहीं हो, तो जो व्यापक सत्ता है उसको निर्बीज कभी एक संज्ञा दी गई है, क्योंकि उसका कोई कहीं से उसकी शुरुआत नहीं है, उसका कोई खत्म नहीं है, वो हमेशा सदा ही बना हुआ है। और फिर दूसरा उसका विपरीत आता है सजीव सबीज। सबीज मतलब जिसका जो कभी भी अपना परिवर्तन होता है, जिसका जिसका कहीं शुरुआत होती है, मतलब बीज के सहित सबीज। निर्बीज जो है जिसका कोई जो हमेशा बना हुआ है, नित्य वर्तमान, उसी को कह रहे हैं असंग्रह से निर्बीज प्रवृत्ति का प्रसव होता है। मतलब जब हमेशा चीजें इकट्ठे व्यय से व्यय के लिए जो भी हम इकट्ठा करते हैं, काम में लेते हैं, उसको हम असंग्रह कहते हैं। और उससे अधिक हो जाता है तो वो संग्रह की स्थिति में आ जाती है, जो कि हमें हमें जरूरत नहीं, लेकिन हम इकट्ठा करे जा रहे हैं। इसी पे आगे बात करते हैं बाबा जी के असंग्रह किस वजह से हो जाता है। दो तीन कार्य कहाँ उसमें शुरू होती है। अकर्तव्य व अकर्मणत्व के निश्चय से ही असंग्रह होता है न। अकर्तव्य का मतलब है अकर्तृत्व का मतलब है जो नहीं करना चाहिए उसे ना करने करते हुए विधि विहित क्रियाकलापों को अपनाना ही अनावश्यक कार्यों से मुक्ति है। यही अकर्तृत्व है। ब्रह्मवश किए जाने वाले जितने भी क्रियाकलाप हैं, यही बंधन है, क्लेशकारी हैं। इसका निराकरण अनुभव सहज जागृति पूर्वक किए जाने वाले सभी क्रियाकलाप समाधानकारी, सुखकारी, शुभकारी होने की अकर्तृत्व है, होना ही अकर्तृत्व है। यही उपलब्धि और समृद्धि है। भ्रम से निराकरण ही अकर्तृत्व है। अमानवीयता ही हर मानव के लिए अकरणीय है। अकरणीय को ना करना ही अकर्तृत्व है। यूजुअली नेगेटिव वर्ड जब हम बात करते हैं तो वो अ से नहीं करते हैं, पर यहाँ पर एक पॉजिटिव वर्ड है और उसको अकर्तृत्व बोला जा रहा है। अकर्तृत्व मतलब जो कि ना करने वाला कार्यक्रम है। जैसे कोई अपराध ना करना, चोरी ना करना, किसी का शोषण ना करना, ये सारे नहीं करने वाले कार्य हैं। तो जब हम ये सब नहीं करने वाले काम नहीं करते हैं, तो हम असंग्रह की प्रवृत्ति में रहते हैं। और उसके ऑपोजिट है अकर्णम कर्मणत्व। अकर्मणत्व मतलब जो करने वाले कार्यक्रम है, जो पॉजिटिव काम है, वो करते हैं तो भी असंग्रह होता है। तो ब्रह्म मुक्ति के लिए असंग्रह एक आवश्यक क्रिया है। निराकरण अर्थात आसक्ति से मुक्त, अर्थात अधिमूल्यन, अवमूल्यन व निर्मूल्यन से मुक्त होना निराकरण है। मतलब किसी चीज से अनअफेक्टेड रहना। चेष्टा से मुक्त होने का अधिकार किसी इकाई में नहीं है अथवा किसी इकाई द्वारा सिद्ध नहीं हुआ है, इसलिए चेष्टा से मुक्ति के प्रयास को अकर्मण्यता
आलस्य एवं प्रमादात्मक दोष निरूपित किया है। अकर्मण्यस्य आलस्य और प्रमाद के रूप में होना पाया जाता है, या कर्म से मुक्ति पाने की प्रयास की अकर्मण्यता संज्ञा है। आलस्य और प्रमाद की जहां तक बात आती है, आलस्य है किसी क्रिया को सही मानते हुए उसकी उपादेयता सिद्ध होते हुए भी उसको ना करना, और प्रमाद का है नासमझी से जिस कार्य में उपादेयता सिद्ध होती है उस संबंध में ज्ञान के अभाव में वांछित क्रिया ना संपन्न होने वाली स्थिति प्रमाद है। मतलब नासमझी, जिस बारे में हम नहीं समझे हैं तो हम उसकी उपादेयता को सिद्ध होते हुए भी, समझते हुए भी हम उसको नहीं कर पाते हैं, उसको प्रमाद कहते हैं। और जो आलस्य होता है कि हम उपयोगिता समझते हैं लेकिन अपने ही लेजीनेस, अपने ही आलस के कारण हम उसको नहीं करते हैं। ये सारी चीजें जो अगर हम नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए ब्रह्म मुक्ति का कारण नहीं बनती है। और जहां तक चेष्टा की बात की, हर इकाई चेष्टा से मुक्त नहीं है। चेष्टा का मतलब हो गया कि कोई एफर्ट करना, कोई भी एक पुश देना। हर इकाई में क्रियाशीलता है, इसी वजह से हम देख पाते हैं कि हर इकाई में एक चेष्टा है कोई भी गति करने की। जो मूल सिद्धांत है ना, शब्द गति परिणाम वाला, उस हिसाब से समझ में आता है कि हमेशा एक गति में रहता ही हर परमाणु है, जो कि जड़ परमाणु में अलग गति नजर आती है विकासशीलता की ओर, और जो चैतन्य परमाणु में उसमें जागृति की ओर गति नजर आती है। आंशिक एवं पूर्ण भेद से निराकरण है। मानव पद में आंशिक निराकरण तथा दिव्य पद में पूर्ण निराकरण प्रमाणित है। यह उपकार प्रवृत्ति सहज वरीयता क्रम में स्पष्ट है। तो निराकरण की हमने जब बात की, हाँ जी, निराकर्षण है ये। सॉरी, मैं ये सोचती मैं कुछ गलत कर रही हूँ। हाँ, निराकर्षण जी। हाँ, क्योंकि निराकर्षण का मतलब हुआ आकर्षण से आकर्षण। रहित, है ना, अनअफेक्टेड। ठीक है, जी निराकर्षण। तो निराकर्षण में मानव पद में जब मनुष्य है तो वो आंशिक रूप में निराकर्षण है, मतलब कम कम उपकार प्रवृत्ति का है। और जब पूर्ण निराकर्षण में है, जो कि हम बात करते हैं दिव्य पद में है, तो वो बिल्कुल पूर्ण उपकार प्रवृत्ति का है। मतलब किसी भी तरफ अनबायस्ड भी हम उसको कह सकते हैं। ये उपकार प्रवृत्ति सहज वरीयता क्रम में स्पष्ट होता है। आगे बाबा जी बात कर रहे हैं सभी क्रियाओं की। आगे बात करते हैं ये सम विषम मध्यस्थ क्रियाओं के तरफ ध्यान देते हैं कि अंतरंग और बहिरंग समस्त क्रियाएं सकारात्मक रूप में सम एवं मध्यस्थ हैं। चैतन्य पक्ष की अंतरंग तथा जड़ पक्ष सहित शरीर की बहिरंग संज्ञा है। इसको दोनों में डिवाइड कर दिया है। चैतन्य पक्ष जो है वो अंतरंग से समझा जा सकता है, और शरीर पक्ष का जो है वो बहिरंग क्रियाएं समझी जा सकती हैं। आगे समातिरेक मतलब सृजन विषमातिरेक के लिए कारण है, और विषमातिरेक विसर्जन सम क्रिया संपन्न होने का कारण है। यही रचना विरचना क्रम स्थूल क्रिया में स्पष्ट है। इसमें एक सूत्र और भी आता है जिससे बात करते हैं कि सम अतिरेक विषम की ओर और विषम अतिरेक सम की ओर गति रहती है। मतलब जब किसी चीज का एक उत्थान हो जाता है, उसके बाद एक बैलेंस स्टेट में आता है, जो कि मध्यम स्टेट में आने के लिए एक विषम स्टेट में आता है।
तो रचना विरचना का कार्यक्रम इसी हिसाब से चलता है। रचना विरचना में एक कुछ पैदा होता है तो कहीं और से कुछ खत्म होता है। पौधा अगर बड़ा हो रहा है तो वो मिट्टी में से जो तत्व हैं वो लेता है, खींचता है, मिट्टी में से लेके वो अपने में उसको एसिमिलेट करके वो पौधा ग्रो करता है। मानव जागृति पूर्वक यथास्थिति में ही मध्यस्थ है, यथास्थिति ही स्वभाव गति है। तो जैसे सारे जड़ संसार में भी एक सम और विषम गति बनी रहती है और वो सब एक मध्यस्थता की ओर ही रहती है, एक बने रहने की तरफ रहती है। उसी हिसाब से मानव में भी जो गति है सम और विषमात्मक जो गति उसके जीने में आती है, और वो भी उसकी स्वभाव गति जो है वो उसकी मध्यस्थ रहने की ही रहती है। वही एक है जो कि उसपे सार्थकता उसको नजर आती है। वही मध्यस्थ स्थिति में ही रहना अल्टीमेटली जागृति पूर्वक हो पाता है। स्थिति ही मध्यस्थ है। स्थिति का मतलब हुआ सत्ता। स्थिति ही मध्यस्थ है। यह सृजन से विसर्जन तक तथा विसर्जन से सृजन तक है। यह स्थूल क्रियाओं में भी प्रत्यक्ष है। क्रिया मात्र स्थिति नहीं है क्योंकि परिणाम से मुक्त क्रिया नहीं है, इसलिए सत्ता ही स्थिति है। हर परमाणु अपने में मध्यस्थ क्रिया है। सम विषम रत आक्रमणों से मध्यस्थीकरण की क्रिया संपन्न करने योग्य क्षमता, योग्यता और पात्रता के उपार्जन पर्यंत्र विकास है। मतलब परमाणु जो है वो एक मध्यस्थ क्रिया में है और उसके जो अंश हैं उनमें वो बेशक सम विषम होता रहता है, लेकिन उसका जो पूरा जो इफेक्ट है, अल्टीमेटली जो परमाणु इटसेल्फ है वो एक मध्यस्थ स्थिति में है और उसका और उसकी अपनी क्षमता और योग्यता पात्रता के अकॉर्डिंग ही उसका विकास होता है कि कैसे उसमें परमाणु अंश कितना क्रियाशील होते हैं, कितना गति करते हैं, दूसरे परमाणुओं को कैसे पहचानते हैं, उसी हिसाब से उसका जो विकास क्रम की हम बात कर रहे हैं वो उसी हिसाब से जाता है। और यही लॉ अप्लाई करता है जागृति क्रम की ओर भी। जो चैतन्य परमाणु है उसमें भी यही लॉ अप्लाई करता है कि क्षमता, योग्यता और पात्रता की वजह की उसमें उसका जागृति क्रम में वो कैसा प्रवर्तित रहता है। पूर्ण विकसित जागृत इकाई में भाभी एक मिनट, जो ये है कि हर परमाणु अपने में मध्यस्थ क्रिया है, इसका ये अर्थ हुआ क्या कि ये निरंतर, मतलब मध्यस्थ वो है जो निरंतर रहता है ना, तो मतलब ये बना ही रहता है, इसका ये मतलब हुआ। मतलब सम विषम तो चलता रहता है बट ये चीज बनी रहती है। बनी रहती है, अपने में बनी रहता है, हर परमाणु अपने में बना रहता है। वो बात करते हैं कि जो रिकग्नाइजेबल परमाणु की बात होती है 108 या 132 जैसे जो भी हैं, जो हम बात करते हैं नेचर में, कि ऑक्सीजन के परमाणु हैं, चाहे हाइड्रोजन के, यूरेनियम के, जो सारे के सारे हैं वो हैं ही, और वो अपने में वो क्रिया भी करते हैं, अंदर उनके अंश में क्रिया भी होती है और वो बने हुए हैं। क्यों अन्ना दीदी, यही बात हो रही है ना? बिल्कुल दीदी, वो स्टेबिलिटी तभी आएगी जब मध्यस्थ क्रिया में रहेगी, नहीं तो स्टेबिलिटी नहीं होगी किसी भी परमाणु में। ठीक कह रही हैं। जितनी भी क्रियाएं हैं वो विषम की तरफ ना हो या तो सम की तरफ होती हैं। मतलब दो, जो एक भूखा परमाणु हो गया, एक अजीर्ण परमाणु हो गया, दोनों आपस में मिलके सम बनेंगे और वो स्टेबल तभी होंगे जब उनमें मध्यस्थता होगी। इस अनुभूति को आप आगे पढ़िए, एक्सप्लेन करें। आपको
आगे वाली हाँ, इसी में जो मैंने बोला वो ठीक बैठ रहा है। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल ठीक बैठ रहा है दीदी, बिल्कुल बहुत बढ़िया एक्सप्लेन कर रही हैं आप। वही है, मतलब कि कोई भी जितनी भी क्रियाएं अस्तित्व में हो रही हैं, या मानव जो अस्तित्व में जितनी भी नए एलिमेंट्स बन रहे हैं, वो ऐसा नहीं कि हैं ही, वो जहाँ पे जरूरत है वो वहीं पर बन रहे हैं, और वो उनमें आपस में जैसे कुछ भूखे परमाणु हैं, कुछ अजीर्ण हैं, किसी में जैसे दे नीड सम मोर एटम्स एंड किसी में दे डोंट नीड, तो वो जो मिलके नए बन रहे हैं, और स्टेबिलिटी उनमें तभी आएगी जब वो मध्यस्थ रहेंगे। यदि ऐसे ही उनमें चलता रहेगा तो स्टेबिलिटी आएगी ही नहीं है, नए एलिमेंट्स वो बनेंगे ही नहीं। तो कोई भी क्रियाएं जो होती हैं वो अंतरंग या बहिरंग, मतलब इंटरनल या एक्सटर्नल जो होंगी, वो सम और मध्यस्थ के रूप में ही वो स्टेबल रहेंगी। चलिए आगे आप बैटन लीजिए, संभालिए। नहीं दीदी, आप करिए प्लीज। पूर्ण विकसित जागृत इकाई में आत्मानुवर्ती बुद्धि, चित्त, वृत्ति एवं मन की क्रियाएं मध्यस्थीकरण प्रणाली से नियंत्रित होती हैं, जिसके फलस्वरूप ही सुख, शांति, संतोष एवं आनंद की प्रतिष्ठा होता है। तो जैसे दीदी ने बताया, आदान प्रदान, अंशों का आदान प्रदान जड़ प्रकृति में होता है। तो चैतन्य प्रकृति, जो चैतन्य है वो पूर्ण है, चैतन्य गठन पूर्ण परमाणु है चैतन्य। और उसमें जो परिवेश है, जो हम समझ चुके हैं, एक आत्मा मध्यांश में है, और बुद्धि, चित्त, वृत्ति एवं मन की क्रियाएं होती हैं। जब उनमें एक तारतम्यता रहती है, उसमें एक संगीतमयता रहती है, तब उसमें सुख, शांति, संतोष और आनंद की को अनुभव करता है मानव। और वो तब बनता है जब मन जो है वो वृत्ति के अनुरूप कार्य करता है, वृत्ति जो है वो चित्त के अनुरूप, चित्त जो है बुद्धि के अनुरूप, और बुद्धि जो है वो आत्मा के अनुरूप। मतलब सारी की सारी जो हमारी सारे परिवेशों में जो सारे अंश हैं, वो मध्यांश के अनुरूप कार्य करता, अनुरूप आत्मा जो है वो सहअस्तित्व में अनुभव करती है। तभी हम बात करते हैं विकसित, पूर्ण विकसित जागृत इकाई। क्रिया से मुक्त इकाई नहीं है। सम, विषम एवं मध्यस्थ क्रिया का होना पाया जाता है। जैसा कि ऊपर वर्णित है, सम और विषम क्रियाओं में संतुलन नहीं है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि मध्यस्थीकरण प्रणाली से इकाई को मध्यस्थ क्रिया से संतुलित किया जाता है। इस प्रकार मध्यस्थ की ही क्रियाशीलता प्रमाणित होती है तथा सम और विषम इसके नियंत्रित सिद्ध हैं। जैसे मध्यस्थ जो है आत्मा का ही होना जो है वो प्रमाणित होता है। जब तक मानव में जागृति नहीं होती, आत्मा नहीं सहअस्तित्व का अनुभव करती, तब तक हम कह नहीं सकते कि वो कुछ भी प्रमाणित कर सकती है। सम और विषम की जाते बात करते हैं, सम जो हम बात करते हैं तो वो मन, वृत्ति, चित्त की बात करते हैं। उनका जो नियंत्रण है वो मध्यस्थ ही कर पाता है, आत्मा ही कर पाती है। तभी हम कह सकते हैं कि आत्मा जो है वो प्रमाणित हो रही है, मध्यस्थता जो है वो प्रमाणित होती है। इकाई हो और निष्क्रिय हो, ऐसी कोई संभावना नहीं। इसमें एक बात और है कि जो भी सम और विषम जो है 2 एंड पॉइंट्स हैं, तो 2 एंड पॉइंट्स में कभी जो भी क्रिया इकाई के अंदर क्रिया होती है वो एंड पॉइंट्स में होगी, तो एक तरफ या तो खत्म हो जाएगी, उस तरफ दोनों साइड ही वैसे हो, इसलिए वो मध्यस्थ में ही क्रिया होना होगे, तभी वो स्थायी क्रिया बनेगी, तभी वो प्रमाणित होगी वो क्रिया। जी जी जी। इकाई हो और निष्क्रिय हो, ऐसा कोई संभावना नहीं है।
मतलब इकाई हमेशा क्रियाशील रहती है। मानव में व्यवहारिक मध्यस्थता न्याय से, वैचारिक मध्यस्थता समाधान यानी धर्म से, तथा अनुभव की मध्यस्थता ज्ञान से है। समस्त व्यवहार नियम से नियंत्रित हैं। नियम मानव के आचरण के रूप में प्रमाण है। विचार मात्र समाधान से नियंत्रित हैं, जो जागृति का प्रमाण है। अनुभव मात्र व्यापक में है, जो शून्य है। अतः यह सिद्ध होता है कि शून्य ही ज्ञान, ज्ञान ही व्यापक तथा व्यापक ही ज्ञान है। सहअस्तित्व में अनुभव ही ज्ञान सहज प्रमाण है। जो ज्ञान व्यापक में अनंत इकाइयों संपृक्त होने की समझ ही है। व्यापक में अनंत प्रकृति की अविभाज्यता ही सहअस्तित्व है। जागृत मानव में न्यायपूर्ण व्यवहार एवं समाधान पूर्ण विचारों को पाया जाता है। अनुभूति मात्र सहअस्तित्व रूपी सत्य में ही है। सत्य में अनुभूति ज्ञानावस्था की निर्भ्रम इकाई द्वारा ही होती है तथा इसका प्रभाव बुद्धि, चित्त, वृत्ति तथा मन में आप्लावन होता है। अनुभव सहज व्यवहारिक मध्यस्थता तो जो वृत्ति की क्रिया है, न्याय और समाधान के रूप में परिलक्षित होती है। अनुभव सहज बोध की स्थिति में बुद्धि की क्रिया में आप्लावन होता है। उपरोक्त अनुसार न्याय, धर्म या समाधान अनुभव के ही विविध स्तर हैं। इसलिए व्यवहार में अनुभव तथ्य न्याय है, विचार में अनुभव तथ्य धर्म है और आत्मानुभूत तथ्य सहअस्तित्व है। यही परम सत्य है। व्यवहारिक मध्यस्थता सम विषम व्यवहार के बीच मध्यस्थता करने की पात्रता से है, जो न्याय के रूप में होता है। वैचारिक मध्यस्थता सम विषम विचारों का समाधान प्रस्तुत करने योग्य योग्यता से है तथा अनुभव मध्यस्थ ही है। आत्मा में जागृति व्यापक वस्तु में अनुभूति क्रिया संपन्न होने के क्षमता तक, बुद्धि व चित्त की जागृति विचारों में समाधान प्रस्तुत करने योग्य क्षमता तक, वृत्ति तथा मन की जागृति समस्त व्यवहार व क्रिया को न्याय से समन्वित व्यवहार को प्रस्तुत करने की क्षमता की सीमा तक है। आसक्ति रहित इकाई में भाभी जो ये था, इसमें मतलब सीमा तक का क्या मतलब है, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जैसे हर चीज में लिखा है ना उस सीमा तक। मैं जब ऐसा मेरे पास कोई अनुभूति आती है ना, तो मैं हमेशा इसको ब्रेक कर देती हूँ। ब्रेक करके ऐसे देखती हूँ कि मैं कहूँगी आत्मा में जागृत व्यापक वस्तु में अनुभूति क्रिया संपन्न होने की क्षमता को प्रस्तुत करने की क्षमता। कहाँ ब्रेक हो रहा है यहाँ पर? आत्मा में जागृत अनुभूति क्रिया संपन्न होने की क्षमता बुद्धि व अभी इसको मैं थोड़ा समझ के बताऊंगी। तब तक और कुछ है तो वंदना दीदी बताती, मैं इसको। चलो अब तो अंकित भैया आ गए, आप एक्सप्लेन करिए भैया। नमस्ते। अच्छा अंकित भैया आ गए। ओह से आ गए। शिल्पा, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं ऐसे ही बोले जा रही हूँ। नहीं मुझे नहीं पता था, ये तो अभी आए हैं शायद। बहुत दिन। नमस्ते सबको, नमस्कार जी। आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए, मैं जस्ट कैचिंग अप, आई जस्ट लॉग्ड इन अभी जी।
एक्चुअली हम ये अनुभूति समझने की कोशिश कर रहे थे थोड़ा सा। अच्छा हाँ, अच्छा। तो अंकित आप सीमा हाँ, आप इसको ब्रेकअप करके समझाओ। नहीं मैं ना ये देखिए ये ऐसी चीजें ना सीधा हिट करके टेक ऑफ करने में 2 मिनट लगता है। आप हाँ, शुरू कीजिए, आपको मैं 2 मिनट लगेंगे। में आया है हमें का जो मुझे इसमें समझ में आया है मैं उसको शेयर कर देती हूँ, उसके बाद अंकित कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर। जी दीदी मोस्ट है ना? आत्मा में जागृति व्यापक वस्तु में अनुभूति प्रक्रिया संपन्न होने, हाँ अनुभूति क्रिया संपन्न होने की क्षमता तक, यानी कि आत्मा में जो जागृति होगी वो व्यापक वस्तु की अनुभूति होगी, उसके बाद ही वो संपन्न होगी। और बुद्धि व चित्त में जागृत विचारों में समाधान प्रस्तुत करने योग्य क्षमता तक, मतलब बुद्धि और चित्त में जागृति के विचार और समाधान जो प्रस्तुत होगा तो ही वहां पे उसकी जागृति होगी, चित्त और बुद्धि और चित्त की। और वृत्ति और मन की जागृति समस्त व्यवहार व क्रिया को न्याय में समावित व्यवहार को प्रस्तुत करने की क्षमता तक, मतलब जब हमारे व्यवहार हम मन और वृत्ति और मन की जो जागृति तभी होगी जब हम व्यवहार और क्रिया में न्याय के साथ हम व्यवहार कर पाएंगे, तो उसकी जागृति मन और वृत्ति की जागृति तब होगी। ये मुझे ऐसे समझ में आया है। आई थिंक ठीक है जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ उसकी सीमा तक है, मतलब हाँ बात करना। हाँ मतलब मन और वृत्ति की जागृति तभी होगी जब हमारे व्यवहार में न्याय हो जाएगा, और बुद्धि और चित्त की जागृति तब होगी जब हम समाधान प्रस्तुत कर पाएंगे, और आत्मा की जागृति तब होगी जब हम पूरी व्यापक वस्तु को समझकर उसके अनुरूप हम जी पाएंगे, तब आत्मा की जागृति होगी। आई थिंक ये शॉर्ट में मुझे ऐसे समझ में आया है। अंकित, कैन यू ऐड टू इट प्लीज? हाँ दीदी, आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दिस, ये इसके पहले के पैराग्राफ्स से ओनली, ये मैं एक्चुअली देख नहीं पाया कि कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। व्हाट चैप्टर इज दिस वैसे? अच्छा, हम ये पैराग्राफ हम पेज दोबारा भी पढ़ सकते हैं, पेज 76। हम क्लेश मुक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। पेज 76 हमने एक्चुअली हम थोड़ा बहुत हम लोगों ने पहले एक्सप्लेन कर लिया है 75 में, तो हम 76 में भी शुरू कर सकते हैं, लास्ट लाइन ऑफ 75 से। मानव में व्यवहारिक मध्यस्थता न्याय से वैचारिक मध्यस्थता समाधान। नहीं वो हम थोड़ा आगे बढ़ गए थे, हम इसको भी थोड़ा समझते हुए चल सकते हैं। ठीक कह रही हो ना शिल्पा जी? हाँ भाभी, हाँ ठीक है। मानव में व्यवहारिक मध्यस्थता न्याय से, वैचारिक मध्यस्थता समाधान धर्म से, तथा अनुभव की मध्यस्थता ज्ञान से है। समस्त व्यवहार नियम से नियंत्रित है। नियम मानव के आचरण के रूप में प्रमाण है। विचार मात्र समाधान से नियंत्रित है, जो जागृति का प्रमाण है। अनुभव मात्र व्यापकता में है, जो शून्य है। अतः यह सिद्ध होता है कि शून्य ही ज्ञान, ज्ञान ही व्यापक तथा व्यापक ही ज्ञान है। सहअस्तित्व में अनुभव ही ज्ञान सहज प्रमाण है, जो ज्ञान व्यापक में अनंत इकाइयां संपृक्त होने की समझ ही है। व्यापक में अनंत प्रकृति की अविभाज्यता ही सहअस्तित्व है। जागृत मानव में न्यायपूर्ण व्यवहार तथा समाधान पूर्ण विचार को पाया जाता है। अनुभूति मात्र सहअस्तित्व रूपी सत्य में ही है। सत्य में अनुभूति ज्ञान अवस्था की निर्भ्रम इकाई द्वारा ही होती है तथा इसका प्रभाव बुद्धि, चित्त, वृत्ति तथा मन में आप्लावन होता है। अनुभव सहज व्यवहारिक मध्यस्थता जो वृत्ति की क्रिया है, न्याय और समाधान के रूप में परिलक्षित होती है। अनुभव सहज बोध की स्थिति में बुद्धि की क्रिया में आप्लावन होता है। उपरोक्तानुसार न्याय, धर्म या समाधान अनुभव के ही विविध स्तर हैं। इसलिए व्यवहार में अनुभव तथ्य न्याय है, विचार में अनुभव तथ्य धर्म है, और
आत्मानुभूत सत्य सहस्तित्व है, यही परम सत्य है। व्यवहारिक मध्यस्थता सम विषम व्यवहार के बीच मध्यस्थता करने की पात्रता से है, जो न्याय के रूप में होता है। वैचारिक मध्यस्थता सम विषम विचारों का समाधान प्रस्तुत करने योग्यता से है तथा अनुभव मध्यस्थ ही है। आत्मा में जागृति व्यापक वस्तु में अनुभूति क्रिया संपन्न होने की क्षमता तक, बुद्धि व चित्त की जागृति विचारों में समाधान प्रस्तुत करने योग्य क्षमता तक, वृत्ति तथा मन की जागृति समस्त व्यवहार व क्रिया को न्याय में समन्वित व्यवहार को प्रस्तुत करने की क्षमता की सीमा तक है। आसक्ति रहित इकाई में अकर्तृत्व ब्रह्म मुक्ति रूप में होता है। अधिकाधिक उपकार करने के उपरांत भी और करने की स्वीकृति रहती है। पूरा कर लेते हैं चैप्टर में से। आसक्ति भ्रम ही है। सम विषम विचार तथा व्यवहार दोनों आस्वादन क्रियाएं हैं। नहीं, मेरे ख्याल यही छोड़ देते हैं, आप थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं जी। आई थिंक वो वंदना दीदी ने ठीक ही बताया कि जो सारा पहले का था ना, वो उस वाली पैराग्राफ में उसमें पूरा सारांश आ जाता है उस वाले अनुभव में, अनुभूति में। हाँ, उसमें वो हो गया कि इन सीमा तक, तो उसके पहले उसका सब एक्सप्लेनेशन हो गया कि किसमें क्या चीज है। जी बिल्कुल। कोई और कुछ पूछना बात है तो हम हैंड ओवर टू अंकित प्लीज। Can you just scroll up a bit थोड़ा सा? ठीक है, ठीक है, मैं भी खोल लेता हूँ अपने इसमें। ठीक है, मेरे को तो ये लग रहा है कि इट इज, जैसे वंदना जी ने कहा था, जस्ट एडिंग ऑन टू दैट, कि यहाँ सीमा उस फैकल्टी का जो एरिया ऑफ वर्क है या जो जीवन की जो क्रिया है उसका कार्य क्षेत्र क्या है। आई थिंक सीमा का आशय वहाँ ये है। जैसे आत्मा का कार्य क्षेत्र, आत्मा का जो फंक्शन है वो व्यापक का अनुभव है, जिसमें सहस्तित्व स्पष्ट होता है, जिसको परम सत्य भी कहा, जो ऊपर से आ रहा है। और बुद्धि और चित्त का है जो समाधान की बात है, वो उसका कार्य क्षेत्र है, वो उसका फंक्शन है। और वृत्ति और मन का जो कार्य क्षेत्र है वो व्यवहार है। तो इसी को ही ऊपर से ये जो न्याय धर्म सत्य, इन तीनों को, इसको व्यवहार, विचार और अनुभव, इन तीनों में या सत्य में, इन तीनों को उसका कॉरेस्पॉन्डिंग ऊपर से, जो ऊपर से पेज में पढ़ रहे हैं वही आ रहा है। तो न्याय हुआ जो मन और वृत्ति के का जो उसका डोमेन है, क्योंकि और हम देखते हैं कि पहले भी बात आ चुकी है कि मन में मूल्यों का आस्वादन होता है, और वृत्ति में जो छेद तुलन है उसमें न्याय का तुलन भी होता है, और उसमें धर्म और सत्य का भी आता है उसमें। और तो दिस समराइजेस जो अभी तक बातचीत हो रही है, अनुभूति काफी की अनुभूति है। तो जैसे इसमें आ रहा है कि आत्मा में जागृत व्यापक वस्तु में अनुभूति क्रिया संपन्न होने की क्षमता की सीमा है। मतलब आत्मा में व्यापक का ही अनुभव होता है। बुद्धि व चित्त में जागृत विचारों में समाधान प्रस्तुत करना। तो जब व्यापक ने अनुभव कर लिया तो बुद्धि और चित्त, तो जैसे हम रूप गुण स्वभाव धर्म किसी इकाई का देखते हैं, तो जब व्यापक में अनुभव हो जाता है तो बुद्धि और चित्त में उसका धर्म और स्वभाव हमको स्पष्ट हो जाता है। तो हर चीज के साथ क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, जो ज्ञान के बाद विवेक, और विवेक की बात है, विज्ञान की बात है, वो समाधान के लेवल की बात है। और उसके बाद फिर व्यवहार के लेवल की बात जो आ जाती है वो वृत्ति और मन में आ जाती है। तो दिस, मेरे हिसाब से दिस एक्सप्लेन्स द फंक्शन और द कार्य क्षेत्र ऑफ ईच क्रिया। मेरे को ही ऐसा लगता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया।
और देख सकते हैं किसी के कोई प्रश्न हो तो। भैया इन चीजों को कलेश मुक्ति के साथ कैसे देख सकते हैं? हाँ, मैं ये चैप्टर थोड़े दिन बाद पढ़ रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करना पड़ेगा, बट आई थिंक इसके ऊपर अगर चले जाए तो आई डोंट नो क्लेश की परिभाषा से शुरू हुआ कि नहीं हुआ, एक बार अगर इसके टॉप में चले जाए तो अच्छा, हाँ, जहाँ तक मैं समझी हूँ क्लेश को बात करें दुख से मुक्ति तथा भ्रम से मुक्ति। तो आई थिंक जैसे यहाँ जो बंधन देखा है, क्लेश देखा है, मेरे को ये समझ में आता है कि मैं सुखी होना चाहता हूँ पर मैं सुखी नहीं हो पा रहा। मैं व्यवहार करना चाहता हूँ पर मैं व्यवहार नहीं कर पा रहा। मैं स्पष्ट होना चाहता हूँ पर मैं स्पष्ट नहीं हो पा रहा। तो आई थिंक जो अपनी मूल चाहना स्वभाव गति है वैसा अपने अंदर नहीं घटना या परस्परता में नहीं घटना, आई थिंक ये क्लेश का कारण है। इसी को ही बंधन कह रहे हैं यहाँ पे कि आई वांट टू बी हैप्पी बट आई एम नॉट एबल टू बी हैप्पी। एंड इसका ये जो बंधन है, ये ब्लॉक है, ये एक्सटर्नल नहीं है, ये इंटरनल है। ये जैसे जो ये इसका ब्लॉकेज अज्ञान है। तो जैसे मैं इसको देखता हूँ कि क्लेश इसी बात का है कि स्पष्टता के कारण ज्ञान क्या है, न्याय धर्म सत्य, तीन चीजें जो हैं, ये तीन के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, हमारा कार्य कैसा हो, हमारा और जो समाधान हो ज्ञान है वो स्पष्ट नहीं है। उसके कारण देयर इज कंफ्यूजन, देयर इज कॉन्फ्लिक्ट। तो क्लेश मुक्ति यानी जो एक्चुअली फंडामेंटली देखेंगे सुख एक स्थिति है और सुख एक्चुअली अलाइनमेंट की स्थिति है। जब मैं अपने साथ अलाइनमेंट में होता हूँ तो सुख होता हूँ, नहीं होता हूँ तो दुख फील करता हूँ। उसी को यहाँ पे क्लेश कहा। परस्परता में भी अलाइनमेंट चाहता हूँ, वो नहीं होता है तो उसको भी यहाँ पे क्लेश कह रहे हैं। तो आई थिंक एट अ कोर लेवल जैसे जीवन क्रिया में आगे पूरा दर्शन समा जाता है एक्चुअली। बाहर जो भी युद्ध हो रहा है, बाहर जो भी गरीबी है, वो न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कहीं ना कहीं वो जाके जीवन क्रिया में दिख जाता है कि कहीं ना कहीं हम न्याय धर्म सत्य के लेवल पर नहीं पहुंचे। तो मेरे को लगता है कि क्लेश एक्चुअली 3-4 लेवल्स, कुछ लेवल्स पे एग्जिस्ट कर सकता है। अस्तित्व में जो जैसा है उसको ना देख पाने के कारण एक अतृप्ति बनी रहती है। वो अतृप्ति के कारण मैं अपने साथ भी मैं जो चाहता हूँ उसमें अतृप्ति नहीं हो पाती, तो मेरे अंदर क्लैरिटी नहीं हो पाती। फिर किसी के साथ उसकी भागीदारी क्या है, उसका मेरा रोल क्या है लाइफ में, वो मुझे क्लियर नहीं होता, तो वो भी एक क्लेश का कारण बनता है। तो व्यवहार में भी कैसे प्रेजेंट होना है वो क्लेश का कारण बनता है। तो अज्ञानता के कारण ये तीनों डायमेंशंस में देयर इज वो क्लेश है, ऐसा मैं समझाऊं। ये क्लेश से मुक्त होने में जीवन अपने आप को सुखी महसूस करता है। सो दैट्स हाउ आई अंडरस्टूड क्लेश हियर। आप कन्वेंशनल वर्ल्ड में जो है वो रचना और विरचना के ऊपर ज्यादा फोकस है। हम मध्यस्थ को रिकॉग्नाइज कर ही नहीं पाते हैं। और जैसे कि यहाँ पर बार बार आ रहा है कि मध्यस्थ जो है वो जो है सम और विषम, सम कहीं पर किसी उसमें है कि वो उसकी ही बेसिकली दो रूप हैं। तो आई थिंक दिस इज अ डिस्टिंक्शन की बने रहना, मतलब फोकस जो है वो रचना और विरचना से हटके अगर बने रहने पे आता है तो भी आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट पर हम मतलब मुक्त हो सकते हैं या क्लेश से मुक्त हो सकते हैं। वेरी राइट अजय देव, ऐसा ही है। लाइक इसको हम लोगों में हमने अभी यूथ कैंप किया था, उसमें यही बात चल रही थी कि जैसे मैंने आपको कुछ बात कही, आप सुन पाए, एक बार हमें कम्युनिकेशन क्लियर हो गया, इसको हम मान लेते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन क्लियर हो चुका है, पर एक पॉइंट का क्लियर हुआ है, एक समय का क्लियर हुआ है। तो एक बार कम्युनिकेशन क्लियर हो जाना और कम्युनिकेशन का क्लियरली बने रहना, दिस आर वेरी टू डिफरेंट थिंग्स। तो अभी एक पॉइंट पे हमें क्लैरिटी आ गई, एक पॉइंट पे हमें बातचीत हो गई, एक लेवल पे हमें ट्रांसपेरेंसी हो गई, या जैसे हमें दोस्ती बन गई, हमने दोस्ती कर ली तो दोस्ती बन गई, पर उसको बने रहने का मतलब है ये भी क्लियर नहीं है। मतलब हमने शादी कर ली पर शादी का बने रहने का मतलब है वो क्लियर नहीं है। सो आई डू फील कि हर लेवल पे एक बार मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, पर वो कॉन्फिडेंस बनाए कैसे रखना, एक बार संबंध में अच्छा लगा पर उसको बनाए कैसे रखना,
तो आई थिंक मध्यस्थ रेफर्स टू, आपने जो पॉइंट किया भी, इट्स वेरी राइट दैट मध्यस्थ रेफर्स टू कि जीवन एक निरंतर इकाई है, उसमें ना एक लेवल का पहचाना निर्वाह करना नहीं होता, उसमें बने रहना उसकी आवश्यकता बनती है। तो निरंतरता में ना बने रहने के कारण तृप्ति, अलाइनमेंट या स्पष्टता वो जीवन के लिए क्लेश है। सम में हमको लगता है कि बन गया, पर वो भी भ्रम है। जब कुछ चीज बनती है तो हमको लगता है कि बन गया, बना रहेगा, पर वो बना नहीं रह पाता। तो उसके नेचर को पहचाना, तो उससे वो मध्यस्थता वो है जहाँ पे बने रहना की बात। तो आई डू फील कि सम विषम के आगे बने रहने को देख पाना, क्योंकि जीवन निरंतर है तो वो निरंतर बना रहना चाहता है, सुख भी निरंतर चाहता है। क्लेश मुक्ति इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मध्यस्थ। कभी ये यूथ कैम्प में बात चली थी कि एक वेडिंग पे कितना टाइम स्पेंड होता है, but there is very little understanding of what it means for a शादी. So it's a very clear example कि वो सम शादी एक इवेंट हो गया, वो सम हो गया, और फिर डिवोर्स उसका विषम हो गया, पर वो बने रहना कैसा है उसकी स्पष्टता अभी भी नहीं है। तो आई थिंक चीजों के मिलने से सोचना कि वो बना रहेगा, दैट इज भ्रम विच लीड्स टू क्लेश। गुड पॉइंट, आई एग्री कि मध्यस्थता के साथ क्लेश, ये सम विषम के साथ देखते तो क्लेश बनता है, उसके मध्यस्थ को देखते हैं तो फिर क्लेश से मुक्त हो जाते हैं। इसको अगर समराइज करें भैया तो ये बोल सकते हैं लैक ऑफ ज्ञान। हाँ भैया, और लैक ऑफ ज्ञान को भी और प्रिसाइज कर सकते हैं, लाइक ज्ञान को और ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो मतलब अपना नेचर देख पाना, संबंधों का नेचर देख पाना, और उसमें उसके नेचर को देख पाते हैं, तो उसके साथ कंटिन्यूटी में अलाइनमेंट क्या है, जो बने रहना वाला पार्ट है वो क्लियर हो जाता है। तो लैक ऑफ ज्ञान में और प्रिसाइज भी आइडेंटिफाई हो जाता है। तो जैसे इसमें पूरा व्यवहार, विचार और सत्य को, ये तीनों अनुभव को, तीनों डायमेंशंस को एक्सप्लोर किया है कि 3 लेवल पे हम लोग क्लेश से मुक्त होना चाहते हैं। तो वो कैसे होते हैं, फिर उसका फिर वहां पे वो सूत्र है कि आत्मा सत्य को देख पाती है, विचार और मन सत्य को नहीं देख पाएंगे। पर जब आत्मा सत्य का अनुभव कर पाती है, तो बुद्धि और चित्त में फिर वो स्पष्टता आ जाती है कि चीजें क्या हैं और कैसे हैं। और उसके बाद फिर वृत्ति और मन में स्पष्ट हो जाएगा कि हमको संबंधों में कैसे रहना है। उसके पहले वो होगा ही नहीं, तो उसके तो वो नियम को भी नहीं पहचान पाएंगे, तो हम सुखी नहीं हो पाएंगे। तो इट इज ऑल्सो वेरी क्लियरली ग्राउंडिंग कि क्या होने से वो कंटिन्यूटी मध्यस्थता बनी रहेगी। जैसे अभी ये सब हमारे सामने इन्फॉर्मेशन है, बट वी कैन सी दैट हम लोग कंटिन्यूटी में उसको नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे। तो वो है कि वो कि ज्ञान का जो पॉइंट है, जो अनुभव का पॉइंट है, उसके बाद ये फिर कंटिन्यूटी में एक्सपीरियंस हो पाता है। तो आप जो कह रहे हैं वैसा ही है, बट इट इज ऑल्सो डिफाइनिंग क्लियरली दैट कहाँ का हम क्लेश एक्सपीरियंस कर रहे हैं और वो क्लेश कैसे रिमूव होता है। पदार्थ अवस्था के साथ भी आपका रिलेशन मेंशन हुआ है। Did you say something? हाँ, ये गुरलीन कुछ पूछना चाह रहे हैं। नहीं, मैं सिर्फ ये बोल रही थी भैया कि इसमें ये भी बात करी गई थी ना कल, जहाँ पर पदार्थ अवस्था के साथ भी एक शायद उसका प्रयोजन को समझते हुए जो कुशलता, निपुणता की बात करी गई थी। तो शायद बाकी अलग बाकी और जीव अवस्था के साथ भी क्लैरिटी होना, शायद उसमें भी क्लेश मुक्ति का एक कनेक्शन देखा है, वहां पे भी देख सकते हैं हम। इनफैक्ट जड़ के साथ तो कुछ हद तक तो पहचान निर्वाह करना हो गया है, और जहाँ जीवन एंटर कर जाता है उसके साथ काफी कंफ्यूजन है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कर लें। ये कल शुरू हुआ था कि आज शुरू हुआ क्लेश मुक्ति? कल हुआ था भैया। थोड़ा सा स्टार्टिंग कल हो गई थी। आप किस कंट्री की जरूरत कर रहे थे? आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहो तो करो। आवाज नहीं आई अभी। इसको खत्म भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ही बचा है।
नहीं, और अगर इसमें कोई पॉइंट आपको लगता है कि समझना चाहिए तो आप उसकी तरफ भी ध्यान आकर्षण करा दीजिए। मेरे को ऊपर लगा था कि वो तीनों डायमेंशंस को एक बार अच्छे से एक लाइन में आ गया था। आंटी थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे अगर तो पेज 76 में सर इसमें मतलब पेज पे इसकी नेक्स्ट वाली नीचे आ जाता है। कौन रजत आप कर रहे हैं स्क्रॉल? हाँ जी हाँ जी। अच्छा स्क्रॉल टू नेक्स्ट पेज, नीचे करो। हाँ नीचे आ जाए नेक्स्ट पेज। मतलब जहाँ पर थे हम वहाँ पे पहुँचो या हल्के हल्के बढ़ो आगे? हाँ ये बोलो तो फोर्थ पेज या तो थर्ड पेज, इसके बाद एक और पेज है शायद, उसके बाद वो वन आता है ना। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। न्यायधर्म सत्य की बात जहाँ करे थे वो 76 थे। हाँ 76। दिस पेज है। यहाँ तक आ गए थे हम यहाँ पे थे ना, थोड़ा ऊपर से। हाँ ठीक है, आई थिंक वही है मेन इसकी एक क्लेश मुक्ति को 3 पॉइंट्स पे वो किया है न्याय धर्म सत्य के लेवल पे, और फिर उसको क्रिया के साथ भी आइडेंटिफाई करा दिया है। जी जी वी कैन कंटिन्यू। जी सम विषम विचार तथा व्यवहार दोनों आस्वादन क्रियाएं हैं। आस्वादन समाधान सहज प्रयोजन के अर्थ में आशा व रुचि सहित ग्रहण क्रिया ही आस्वादन संज्ञा है। ईश दिशा में प्रवृत्ति हो तथा अन्य दिशाओं में प्रवृत्ति ना हो उसकी ऐच्छिक निराकर्षण संज्ञा है। संपूर्ण दिशाओं में प्रमाणित होने वाली ही पूर्ण निराकर्षण संज्ञा है। निराकर्षण ही अनासक्ति, यही जागृति है। अनासक्ति ही अकर्तृत्व है। अकर्तृत्व ही असंचयता, असंचयता ही अभय समृद्धि, अभय समृद्धि ही स्वर्गीयता, स्वर्गीयता ही निराभिमानता, निराभिमानता ही पर वैराग्य, पर वैराग्य ही योग, योग ही व्यापकता में अनुभव, व्यापकता में अनुभव ही मध्यस्थता, मध्यस्थता ही प्रमाणिकता, प्रमाणिकता ही निराकर्षण अथवा ब्रह्म मुक्ति है। मानव समाज का पोषण एवं संवर्धन जीवन मुक्त अथवा भ्रम मुक्त मानवों का स्वभाव है। पर वैराग्य का तात्पर्य जागृति के लिए सभी विरोधी अतिव्याप्ति, अनाव्याप्ति, अव्याप्ति दोषों से मुक्त होना पर वैराग्य संज्ञा है। पर का तात्पर्य है ही जागृति प्रमाणित होना है। सर्व शुभ हो। इसमें ये असंचयता क्या है, जो वो वाली अनुभूति है? अकर्तृत्व ही असंचयता, असंग्रह, I'm also trying to use this word asantata, क्योंकि इससे पहले जो है यहाँ पर आया है अकर्तृत्व, जहाँ पर कि असंग्रह से भी इसको रखा गया है। भैया एक बार आप एक्सप्लेन कर देंगे पूरा टोटली तो सही रहेगा ये पेज। कर्तृत्व की बात जहाँ करती वो तक जो करने लायक कार्य नहीं है उसको ना करना, वही था ना।
हाँ जी, असंचयता ये शब्द पहले आया क्या? मुझे रिकलेक्ट नहीं हो रहा है ये शब्द। I'm also trying to place आया नहीं है, पर उसको वही कह रहे हैं ना, असंचयता को मतलब ही उन्होंने बनाया कर्तृत्व। देखनी स्क्रॉल अप भैया टू कर्तृत्व की परिभाषा। चलिए मैं अपने अभी खोल लेता हूँ उसको। यहाँ से शुरू हुआ है असंग्रह, and then we went to this अकर्तृत्व and अकर्मण्यत्व से निश्चय ही असंग्रह होता है। संचय करना और असंचय करना, संचय मतलब इकट्ठा करना किसी चीज को, और इसमें ये निराभिमानता क्या चीज है? निराभिमानता, अभिमान इज जो जीवन में अज्ञानतावश जो इच्छा के स्तर पे एक एग्जिस्ट करता है, वो अभिमान है या अहंकार है, तो वो ना होना। एक मिनट में अपने इसमें भी खोल लेता हूँ। What page number are we on? 74. no but we were reading 77. 77. $74 तो बहुत पहले होगा ना? This must be क्लेश मुक्ति is much later ना? नहीं, क्लेश मुक्ति starts from 73. We are at 77. भैया हम पीडीएफ के 77 ने भी रीड किया। पीडीएफ के 77 में, ठीक है, ओके, वन मिनट। बुक में भी 77। पीडीएफ 99। ये राजनीति के बाद है ना ये चैप्टर? रहस्य मुक्ति के बाद है ना क्लेश मुक्ति? चैप्टर नंबर 10 है ये शायद, 10। इसका पहला चैप्टर है दर्शन दृश्य दृष्टि। मेरे में क्लेश मुक्ति is coming to 103 पेज नंबर ऑफ द पीडीएफ जी। पुराना वाला है। और ये इसका संचयता का कोई शाब्दिक अर्थ क्या होगा हिंदी में? फेमिलियर विद दैट? संचय करना का मतलब मुझे तो लगता है इकट्ठा करना। मैं अपने नहीं, वो संचय होता है, संचय होता है, संग्रह होता है। हाँ, संग्रह करना, इकट्ठा करना। संचय भी वैसे ही आ रहा है, स्टॉकपाइल या सेव या रिजर्व, वैसे क्या आ रही है। इसका वैसे ही है, जैसे भी बातचीत चल रही है। इसका ये
अभी अनासक्ति और आसक्ति के लेवल पे इसको ग्राउंड किया है कि आसक्ति इज भ्रम, अनासक्ति इज, इसमें भ्रम नहीं है। आसक्ति का तो हिंदी वर्ड हम उसको एडिक्शन या फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोह के लेवल पे भी देखते हैं। और निराकर्षण को तो यहाँ पे ग्राउंड किया उसके पहले वाले अनुभूति में कि जो जिस दिशा में प्रवृत्ति होनी चाहिए और बाकी दिशा में ना हो, उसे ऐच्छिक निराकर्षण, अंडरस्टैंड ऐच्छिक निराकर्षण एज जो अभ्यास के लेवल पे डेलिब्रेट जो हमें निराकर्षण बन जाता है, और क्योंकि आकर्षण हमारा कहीं और पे है। निराकर्षण अनासक्ति में जागृति है, अनासक्ति है कर्तव्य। वैसा ही है दैट कि जीवन में निराकर्षण है तो अनासक्ति की स्थिति है, अनासक्ति से ही जो फिर अकर्तृत्व और असंचयता है, जिसमें असंग्रह की मानसिकता हम में है। असंग्रह की मानसिकता से मतलब ना हम जो ऊपर अकर्तृत्व की विधियां भी आई हैं कि विधि के लेवल पे भी हम जो तरीकों से समृद्धि पाना चाहते हैं, और ऑल्सो मानसिकता लेवल पे दोनों पे ना होना, उससे ही समृद्धि की, अवैधता और समृद्धि की बात है। उससे स्वर्गीयता भी, स्वर्गीयता आई फील जीवन की स्थिति भी हो सकती है, समाज की स्थिति भी हो सकती है यहाँ पे। और स्वर्गीयता ही निराभिमानता, निराभिमानता वो स्थिति है जहाँ पे जीवन में मोह द्वेष हट अभिमान चीज नहीं है। तो पर एक्सप्लेन किया है कि जागृति के लिए सभी विरोधी दोषों से मुक्त होना, ओवर इवैल्यूएशन, अंडर इवैल्यूएशन, अदरवाइज इवैल्यूएशन जो है, और उसी को कहा जो पर वैराग्य ही योग है। योग ही व्यापकता में अनुभव है। योग को एक्सप्लेन किया एज, परंपरा में इसको यूनियन माना जाता है, यहाँ पे आई थिंक योग को माना है ज्ञान की स्थिति, और उसमें बुद्धि आत्मा की तरफ हो जाती है और आत्मा फिर तब उस वक्त अस्तित्व में। तो ये स्थितियां बनने से जीवन में अनुभव होता है। और इससे पहले जैसे है भी कि अभ्यास में 4.5 क्रिया में एक स्पष्टता आ जाती है, उसमें न्याय धर्म सत्य की ही इच्छा रहती है। जो 5 बौद्धिक नियम हैं, असंग्रह, विद्या, सरलता, इन सब का अभ्यास भी हो गया, एक स्थिति बन गई, तभी साक्षात्कार होना शुरू होता है। साक्षात्कार होते होते तब वो दिखता है कि अकर्तृत्व, असंचयता, ये स्थितियां बन रही हैं। और एक स्थिति है जब हमें सिर्फ अनुभव की ही कामना बनी रहती है, तब योग की स्थिति बताए जिसमें व्यापकता का अनुभव है, और अनुभव होते ही फिर प्रामाणिकता की स्थिति बनती है, और उसको कहा फिर भ्रमति। फिर मानव समाज का पोषण एवं संवर्धन जीवन मुक्त अथवा भ्रम मुक्त मानवों का स्वभाव है। एक थोड़ी सी बात ख्याल में आ रही थी कि हम हमेशा बात करते रहते हैं ना, हम जागृत मानव की बात करते हैं, जागृत परंपरा में हम बात करते हैं, जागृति की बात करते हैं। तो आज की स्थिति में उसको पूरी तरह से रिलेट करना और उसको पूरी तरह से अपने ही आज के व्यवहार विचार में डालना थोड़ा मुश्किल नहीं हो जाता? या हम इसको एक लक्ष्य और एक इष्ट के रूप में ही हम समझते हुए उसको हम समझें और पढ़ें और इस पे विचार करें? क्या लगता है आपको? अंकित भैया म्यूट पे हैं आप। सॉरी, हाँ आंटी, आई डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन कंप्लीटली। कि आप कह रहे हैं कि जागृत मानव जैसा है वैसा हम हो पाए, ये भी कितना रेलेवेंट है, रिलेटेबल है, ये क्वेश्चन? हाँ,
इन अ वे यस, बट हाँ जैसे मतलब ये है कि जो हम जागृत मानव की प्रवृत्ति के बारे में सब पढ़ते हैं, या हम जागृत कैसे हों उसके बारे में हम करते हैं, पढ़ते हैं, विचार में, व्यवहार में, अनुभव की ओर। तो वो अनुभव ना होने तक, समाधानित ना होने तक, सिर्फ एक हमको यही ध्यान में रखना होगा कि ये सारे जो जागृत मानव के जो हम कहेंगे लक्षण ही एक तरह से कहेंगे, लक्षणों को एक अनुकरण अनुसरण करते हुए ही हम थोड़ा सा ध्यान दें अपने जीने में, तो वही उसी में थोड़ा फोकस रहे, और इष्ट के रूप में बाकी उसको समझते हुए रहें कि हाँ ठीक है, हमारा जागृति जो है वो एक इष्ट है। क्या मैं ठीक समझती हूँ? हमको ऐसे ही हमारे जीना बनता है। हाँ डी, हाउ आई सी इट इज आंटी, इसमें ना ये जो जैसे अभी इतने वर्ड्स पढ़ रहे हैं, तो ये वर्ड्स अभी इसको नहीं पढ़ने से क्या फर्क पड़ता है, क्वेश्चन अगर देखें तो आपने जो कहा ना उसका वीज़ावी दूसरा क्या है वो मुझे भी क्लियर नहीं हुआ, कि आप कहते हैं कि एक तो तरीका ये है, दूसरा क्या तरीका, नॉट श्योर, बट मुझे अपने अंदर लगता है कि मुझे भी क्लियर लगता है कि मैं संबंधों में कितना भी ट्राई करूँ ना, एक लेवल पे संबंधों के बाद और तृप्ति नहीं हो सकती अभी, क्योंकि ना फिर वो शिष्टता के डोमेन की होगी, मतलब बिकॉज अभी अभी भी मुझे लगता है कि संबंधों में अभी भी आई फील मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि दूसरे की आवश्यकता क्या है और मेरी आवश्यकता क्या है, और पूरकता और जीवन के लेवल पे चीजें अभी भी स्पष्ट नहीं हुई, या मूल्य के लेवल पे स्पष्ट नहीं हुई। तो आई फाइंड दैट कि तो मैं अभी इस कंक्लूजन के साथ चली ना हूँ कि अभी एक लेवल तक का तृप्ति पा सकते हैं, एक लेवल का अभी नहीं भी होगा संबंध में। क्यों नहीं होगा? बिकॉज आई फाइंड दैट जब तक मेरे अंदर जीवन को स्पष्ट रूप में देख नहीं पाता, तब मैं आई फील तब तक वो दूसरे को नहीं देख पाऊंगा। अभी बस मेरे पास वो वर्ड्स हैं, बस दैट इज अ वर्ड, दैट इज इंफॉर्मेशन। तो उसी तरीके से जीवन के अंदर भी मेरे अंदर जो इच्छा और विचार के बीच में क्लैश है, इच्छाओं के बीच में क्लैश है, जो भी लगता है कि धीरे धीरे आई जस्ट फील कि जैसे हम और अध्ययन करते हुए जाते हैं, तो जीवन में एक समीक्षा होता रहता है, अनुभव तक तो बहुत एक बड़ा पॉइंट आ जाएगा, पर ये जो निराकर्षण ने इसकी बात की है कि इट इज बेसिकली जस्ट डाइवर्टिंग, इट इज जस्ट guiding the जीवन to realities and to states within us, inside us and deeper states, जिससे धीरे धीरे लगता है कि स्पष्टता बढ़ती है, भाव की स्थिरता बढ़ती है, इसमें कुछ क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट्स भी अपने अंदर लगते हैं। एंड आई डोंट थिंक इट इज अबाउट डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम द वर्ल्ड, आपने शायद नहीं बोला ये, पर आई फाइंड कि वर्ल्ड के साथ कैसे रहना ये भी और स्पष्ट होता जाता है, और जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन और बढ़ता जाता है और डीपन होता जाता है, ये सारी चीजें हमको और रेलेवेंट लगना शुरू हो जाती है। यानी सो आई एम स्टिल ट्राइंग टू क्वेश्चन, पर मैं ऐसे मान रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि ये जी नहीं, मैं मतलब यही था अल्टीमेटली कि जैसे आप कह रहे हो ना कि ये शब्दों के रूप में सामने रहता है, तो जब शब्दों के रूप में रहता है तो फिर जीने में भी थोड़ा थोड़ा ध्यान जाता रहेगा, है ना? ठीक कह रहे हो ना आप? सिर्फ शब्द ही नहीं रह जाएंगे, जैसे जैसे कुछ बातें हैं जैसे हम समझते रहते हैं, जैसे छोटी छोटी अवधारणाएं रूप में अगर बनती रहती हैं, तो वो हमेशा आपके साथ रहती हैं, टिकी रहती हैं। बिल्कुल आंटी, और आंटी 4.5 क्रियाओं में भी बहुत क्लीनिंग होती रही, साक्षात्कार नहीं भी हुआ है तो विचार में ना प्रिय हित में थोड़ा सा मूल्य समीक्षा हो गई होती है, न्याय धर्म की तरफ जीवन जा रहा होता है, तो इच्छा में भी ना जो अनावश्यक है ना उसका छटाई होती रहती है, और एक फिर अध्ययन और अभ्यास दोनों बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। अभ्यास है कि जो स्थिति जीवन में पहुंचना है उसके लिए मैं कुछ चीज़ें को मैं डेली लेवल पे कर रहा हूँ, और हम कुछ ना कुछ अभ्यास तो करते रहते हैं, जैसे एग्जाम भी करना हो तो उसके लिए हम भी कुछ अपने लिए अभ्यास करते हैं, तो उसके लिए कैसे वातावरण बनाए और उस वातावरण से जीवन में एक स्थिति का एक्सपीरियंस हो पाना। जैसे आई फाइंड दैट व्हेनेवर आई टेक सेशंस, आई वाज टेलिंग समवन कि मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन सेशंस का है कि तो अपनी क्लैरिटी बढ़ती है, सेकेंडली सेशंस में ना बिकॉज हमने एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती है, जब भी कोई सेशन ले रहे होते हैं तो हमारा भाव बहुत स्थिर रहता है, बहुत स्थिर रहता है, दूसरों की इतनी नेगेटिव रेंज को भी हैंडल कर पाते हैं, वही वो सेशन खत्म होती है उतना बिहेवियर में नहीं हैंडल कर पाते, सो आई एम वंडरिंग व्हाट इज दैट स्टेज, सो देन आई फील दैट इट इज जस्ट गिविंग मी अ ग्लिम्स ऑफ हाउ आई वुड लाइक टू इवेंचुअली बी। तो आई फील ये अध्ययन में भी हर लेवल पे हर डायमेंशंस को बारीकी बारीकी खोल के एस्पिरेशन को और डिफाइन कर देता है कि हर लेवल पे हम कैसे होना चाहते हैं और उसका रास्ता क्या है।
आई फील उससे इच्छा में परिवर्तन आता है, which is how I understand this as कि, और इच्छा में परिवर्तन होने से फिर साक्षात्कार बोध का रास्ता बनता है। तो मेरे को ये लग रहा है कि जितना डिटेलिंग हम करते जाते हैं और कुछ में कुछ समय लगता है, कुछ क्लैरिटी कुछ देर बाद आती है, पर इसमें इच्छा का परिवर्तन होता है। एंड एक बिहेवियर लेवल पे इम्पैक्ट तो दिखता है कि एक्सटर्नल चीज़ों का, एक्सटर्नल एजेंसीज का थोड़ा सा दबाव प्रभाव से हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए जाते हैं। वो तो एक क्लियरली उसका एक जी बिल्कुल। थैंक यू। I don't know if I still got your question नहीं नहीं completely. नहीं, बिल्कुल समझ में आया, आपको भी समझ में आया, मुझे भी समझ में आया आप क्या कह रहे हो। तो एक शब्द रूप में नहीं रहता है, उसको जब दिमाग में चलती रहती है बातें, और जैसे जैसे हम जीते रहते हैं वो हमारे को अपने अंदर ही समझ में आता है कि कहाँ हम वो कहते हैं ना सम अतिरेक और विषम अतिरेक की ओर जा रहे हैं। Like, I feel that if we go to something which is a burning situation at home, right after the Adhyan session, our perspective will be a bit more balanced. I'm not saying completely balanced. Largely because क्या होता है, कुछ गहरी चीज पे ध्यान जाता है ना, तो अतिव्याप्ति, अनाव्याप्ति, अव्याप्ति है ना, इन चीज से थोड़ा मुक्त होना शुरू हो जाते हैं कुछ फॉर शॉर्ट टाइम में। When you engage in something deeper ना, I find that relevant temporary reality है, उसका दबाव प्रभाव कम हो जाता है। और अगर वो डीपर का एक्सेस नहीं रहता तो वही चीजें बहुत बड़ी हो जाती है। तो मुझे अभी अभ्यास के लिए रोज अध्ययन करना इसलिए भी रेलेवेंट लगता है कि मुझे लगता है कि हेल्प की कॉन्टेक्चुअलाइज एंड प्रायोरिटाइज की कितना ध्यान देना है, किससे कितना परेशान होना है, किससे नहीं होना है। वो दुख होगा भी तो उसको भी बस अभी उसको भूख ही करना है। आई फाइंड दैट आल्सो हेल्पफुल व्हेन डेली कुछ डीप चीज को एक्सेस किया होता है, और बाकी चीजें कुछ टाइम तक कॉन्टेक्चुअलाइज हो जाती हैं। जी जी बिल्कुल। वो लास्ट में आपने क्या बोला वो समझ नहीं, आवाज कट रही थी। लास्ट में आपने बोले 2 सेंटेंस। मैं वीडियो बंद कर देता हूँ यार फिर। हाँ, इज माय वॉइस ओके क्लियर ना दीदी? जी, आई डोंट नो इफ इंटरनेट इज अनस्टेबल। आई वाज जस्ट अभी जो मैं आंटी को शेयर कर रहा था कि आई फील दैट whenever we access something deeper, उस डीपर चीज के एक्सेस से जो हमारे जीने के मुद्दों के आगे की बात है, तो आई सी ज्ञान है समथिंग जो मेरे सिर्फ जीने के जो क्वेश्चंस हैं उससे आगे का भी, की रियलिटी कैसी है, वास्तविकता कैसी है। उसमें when we come back to our normal world, like maybe even after a session like this, after a small span of अध्ययन, जब कुछ पढ़ रहे होते हैं दिन में हो या फिर कुछ एक अध्ययन शिविर में गए हों, आई फाइंड दैट उस वक्त उस समय जीवन की स्थिति थोड़ी अच्छी होती है फॉर अ शॉर्ट टाइम। और उस वक्त वो जो उस वक्त के जो अप डाउन होते हैं, किसी से मैं ऑफ हो गया, वो कितना ज़रूरी है, किसी ने मेरे को ठीक से रिस्पेक्ट नहीं किया, उससे कितना परेशान हो गया। तो आई फील ये जो ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन चीज़ों का रहता है वो थोड़ा उस वक्त कम होता है। सो आई डू फाइंड दैट दैट अ बिग पार्ट ऑफ द अभ्यास ऑल्सो इज दैट एज वी एक्सेस समथिंग डीपर, वी आर एबल टू कॉन्टेक्चुअलाइज एंड सी किस चीज़ को कितना प्रायोरिटी देना है, कितना नहीं देना है, कितना परेशान होना है, कितना नहीं होना है। वो मुझे लगता है कि हम डिटैच नहीं होते, इंडिफरेंट नहीं होते, पर हम परेशान थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाता है। तो जो ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन रहता है, वहीं पे अगर कुछ डीपर चीज का एक्सेस नहीं है तो कुछ छोटी छोटी चीजें बहुत हावी हो जाती हैं। सो दीज आर ऑल वेरी टेम्पोरल, वेरी रिलेटिव एस्पेक्ट्स व्हाइल वी आर डूइंग अध्ययन, आई फाइंड। बट उसका मुझे डेली लाइफ में तो एक रेलेवेंस ऐसा दिखता है। आई होप। बहुत बढ़िया भैया। वेरी नाइस, या वेरी नाइस। अंकित भैया, एक चीज और पूछनी थी थोड़ा सा। जैसे कि न्याय धर्म सत्य है, अगर इसको हम डेली रूटीन में अपना देखें तो कोई एक रियल लाइफ एग्जांपल कुछ शेयर कर पाएंगे? मतलब अगर डिफरेंशिएट करना हो कि ये 4.5 में है, 4.5 में तो ठीक है, मतलब न्याय धर्म सत्य से कुछ ऐसा हो। क्योंकि जैसे कई बार होता है कि बच्चों के साथ में देखते हैं तो थोड़ा बहुत उस चीज की रिफ्लेक्शन है कि न्याय नहीं है, मगर ये प्रॉपरली नहीं पता क्योंकि खुद ही क्लियर नहीं है कि न्याय है। अब सिबलिंग्स हैं, वो न्याय है कि उसमें है कि नहीं है, तो वो सब चीजें भी थोड़ा सा उसमें अगर आप थोड़ा सा इफ यू पुट सम लाइट ऑन इट। वन वे ऑफ लुकिंग एट इट कि हाउ थिंग्स आर बिहेवियरल। अभी तो जीने में जब देखते हैं तो उसके बिहेवियरल एस्पेक्ट को देख रहे होते हैं। भैया बिहेवियरल आप एस्पेक्ट कैमरा में जो हम ऑफ कर देंगे? शायद थोड़ा क्रैक हो रहा है वॉइस।
बोलिए। वाईफाई सिग्नल 1 मिनट बस मुझे कि इसमें शायद वो आ रहा है कुछ, जस्ट 1 मिनट। मैं तब तक रखता हूँ अपनी बात। महेश भाई, आपकी बात को मैं सोच रहा था कि क्या एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि हम लोग जो हैं, खासकर अगर मैं इंडिया का कॉन्टेक्स्ट लूँ, तो अपने घरों को हम बहुत साफ सुथरा रखते हैं, और जैसे ही कूड़ा दरवाजे तक पहुंचता है उसके बाद वो कूड़ा हमारा नहीं है तो हम भूल जाते हैं उस कूड़े को। इसी तरीके से हम गाड़ी पार्क जब कर रहे हैं तो हम ये नहीं देख रहे हैं कि हमारी गाड़ी पार्किंग से दूसरे को ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कहने का मतलब मेरा तो अपना एक्सपीरियंस ये है कि मेरे जो व्यवहार हैं उनसे हम कितनी बार ये सोच पाते हैं कि हमारे इस व्यवहार से दूसरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, और हमारी वजह से कोई समस्या या कोई चीज तो क्रिएट नहीं हो रही है, और मैं उसको अगर इवेल्युएट कर पा रहा हूँ तो मैं आई थिंक न्यायपूर्वक जी पा रहा हूँ अपने जीवन में। मैं उसको तो अपने अपने लाइफ में ऐसे देखता हूँ। थैंक यू भैया, बढ़िया। थैंक यू। आई थिंक वेरी नाइस शेयरिंग। थैंक यू। Very nice. Is my voice clear? And I hope my मेरी आवाज आ रही है अभी? जी भैया। बढ़िया बढ़िया भैया। What Rajat bhai is saying, I'll just add to that only. जो कह रहे हैं, तो एक तो होता है कि वी कैन लुक एट इट एट अ बिहेवियरल लेवल। किसी चीज को हम बिहेवियर लेवल में डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि उसको व्यवहारिक उसका एक्सप्लेनेशन है। उसको हम विचार के लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम तार्किक कहते हैं, और उसको एसेंस के लेवल पे डिफाइन कर सकते हैं कि एग्जिस्टेंस का है क्या। तो किसी चीज को भी हम देखें तो दर्शन में उसको 3 लेवल पे उसको मध्य दर्शन में डिफाइन किया है। तात्विक लेवल पे, तार्किक लेवल पे, व्यवहारिक लेवल पे। द लेवल ऑफ एसेंस, लेवल ऑफ थिंकिंग, थॉट्स एंड द लेवल ऑफ बिहेवियर। तो भैया एक बारी, सॉरी बीच में आवाज कट रही है आपकी। अगर आई थिंक वीडियो, हाँ अभी आई थिंक आ पाएगी सही। तो भैया हर चीज को ना हम देख सकते हैं द लेवल ऑफ तात्विक, विच इज लेवल ऑफ एसेंस की एग्जिस्टेंस में वो है क्या। तार्किक द लेवल ऑफ थॉट्स, विचार के लेवल पे, एंड व्यवहारिक द लेवल ऑफ अपने जीने के लेवल पे, व्यवहार के लेवल पे। तो जैसे विश्वास को देखें तो हम देखते हैं कि दूसरे की देख पाना कि उसकी चाहना अच्छी है पर योग्यता में कमी है ना, ये एक वैचारिक लेवल पे हो गया। फिर देखना कि वो व्यक्ति सही करना चाहता है पर सही नहीं कर पा रहा है, वो सुखी होना चाहता है, वो ये व्यवहारिक हो गया। इसका तात्विक लेवल क्या होगा? इसका तात्विक लेवल ये है कि विश्वास एक अंश है, एक मूल्य है जो आप में भी है, मुझ में भी है। और वो विश्वास जब अनुभव में मुझ में विश्वास का अंश जब वो उसमें वो अपलावित हो जाता है, वो फ्रूशन में आ जाता है, तो मैं फिर विश्वास को एक्सपीरियंस करता हूँ। उस वक्त विश्वास का मूल्य को मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। तो तब मुझे ये स्पष्ट होता है कि विश्वास का मतलब भी क्या है, क्योंकि आई कैन एक्सपीरियंस दैट भाव। तो उस वक्त मैं जब जी रहा होता हूँ तो मुझ में ऑलरेडी विश्वास है, तो फिर तभी मैं ये भी समझ पाता हूँ कि जीने में विश्वास का क्या मतलब है। टिल देन आई ओनली हैव अ सेंस ऑफ विश्वास। तो हम हर चीज को 2-3 लेवल्स पे देख सकते हैं, पर अगर तीनों को थोड़ा मर्ज करके देख लें, जैसे जो रजत भाई ने किया था, सो इफ टू लुक एट न्याय धर्म सत्य, आई फील कि न्याय को ऐसे देख सकते हैं कि हर जीवन जो है वो सुखी होना चाहता है, और सुखी होने में मुझे लगता है कि कोई और जीवन की, कोई और मानव की उसके प्रति कुछ भागीदारियां हो सकती हैं, कुछ पूरकताएं हो सकती हैं। सो द फंडामेंटल व्हाट इज द रोल एक और मानव का किसी और मानव के प्रति, तो उसमें खाने पीने का भाग बहुत छोटा है। उसके जीवन में वो तृप्ति आ जाए और वो शरीर के साथ वो ठीक से जी पाए, और वो और लोगों के लिए भी पूरक हो जाए, तो इसको न्याय के लेवल पे देख सकते हैं। तो इसको ये 7 संबंध के लेवल पे इसको देखा है, तो 7 संबंध बीच में बार बार आया होगा वो। तो फिर न्याय इज सीइंग कि दूसरे के लिए मैं कैसे पूरक हो सकता हूँ, और उस पूरकता में कुछ मूल्य है। जैसे इफ आई एम मोर सुपीरियर टू द पर्सन इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, मैं उसको गाइड कर पाता हूँ। वो मुझसे सुपीरियर है तो मैं उससे गाइडेंस लेता हूँ। अगर हम दोनों इक्वल सेंस के हैं, जैसे हम सब हैं,
तो हम दूसरे को समझते समझाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो आई फाइंड दैट न्याय का मतलब ये है कि देख पाना कि व्हाट डज द पर्सन नीड फॉर हिज ग्रोथ एंड हिज लिविंग एंड इन कंटिन्यूटी। तो जो रजवी ने शुरू में कहा तो बहुत अच्छा पॉइंट है कि उसको कंटिन्यूटी के लेवल पर भी, मैंने जैसे आपको एक बार खाना खिला दिया तो एक बार का पेट भर गया, पर विश्वास सम्मान वो कंटिन्यूटी वाली चीज़ें हैं। तो किसी जीवन के लिए, किसी मानव के लिए उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उसकी जो ग्रोथ के लिए, उसकी हैप्पीनेस के लिए जो मेरा इंटेंशन है, जो मेरा स्टांस है, वो ये है कि मैं जो रोल प्ले कर सकता हूँ मैं कर पाऊँ। तो उसको हम कह रहे हैं वो है न्याय। अभी मुझे लगता है कि हम सामने वाले व्यक्ति को देख ही नहीं पाते क्योंकि हम ही खुद इतने डिप्राइव्ड हैं इमोशन से। तो इफ़ आई सिट बैक, मैं कहीं दूर चला जाऊँ पहाड़ में बैठ के अपने भाई के बारे में सोचूं एंड थिंक ऑफ माई मदर कि व्हाट डू दे वांट इन लाइफ, आई कैन वेरी क्लियरली सी माई मम्मी जस्ट वांट्स मी टू रिस्पेक्ट हर मोर और माई ब्रदर वांट्स दिस। पर जीते हुए मैं ये क्लियरली नहीं देख पा रहा, ना उनको मैं वो दे पा रहा हूँ। तो अभी हम दूसरे को नहीं दे पा रहे जिसको चाहिए भाव लेवल पर भी, क्योंकि हम भी थोड़ा उसे डिप्राइव्ड हैं। तो आई थिंक न्याय ये क्लैरिटी है कि दूसरा चाहता क्या है, और उसके पहले हम अपने लिए जब थोड़ा पूरक हो पाते हैं तो हमें स्थिति बनती है कि हम किसी और के लिए भी हो पाए। तब तक हम लोग सिर्फ इतना ही कर पाते हैं कि हम लोग अन्याय क्या है इसको देख पाते हैं। सो एट वेरी बिहेवियरल लेवल आई फील कि दूसरे को भाव लेवल पे क्या चाहिए और उसको पूरकता लेवल पे क्या चाहिए, उसको हम न्याय का शुरुआत देख सकते हैं। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो मेरे पास आ रहा है, मुझे गेज करना पड़ता है कि वो दुखी है, कब वो शेयर करना चाहता है, कब और सिर्फ और एडवाइस नहीं चाहता, कब वो एडवाइस चाहता भी है। तो उसकी आवश्यकता को भाव लेवल पे देख पाना और उसको पूरा कर पाना, आई वुड सी दैट इज द बिगनिंग ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्याय। आई फाइंड कभी कभी हम ये देख नहीं पाते कि सामने वाला की भाव लेवल पे क्या आवश्यकता है। आई फील धर्म का जो मेन एग्जाम्पल है, क्वाइट लाइक इट ऑल्सो, दैट धर्म में आई फील ये है कि हर चीज व्यवस्था में है इस धरती पर, चाहे वो पेट्रोल हो, पानी हो, जीवन हो, कीड़ा हो, नारियल का पेड़ हो, टाइगर हो, तो हर चीज स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी है। उस धर्म की दृष्टि हुई व्यवस्था की दृष्टि की, वो इकाई की व्यवस्था बनी रहे, ये धर्म की दृष्टि है। तो दैट गोज वे बियॉन्ड जो हमको आंख से दिखता है। तो मैंने प्लास्टिक का एक पैकेट फेंक दिया, मुझे पता है मेरे घर के बाहर से तो चला गया पर कहीं ना कहीं धरती पे ऑक्यूपाई किया हुआ है, सो कहीं ना कहीं कोई व्यवस्था को बिगाड़ रहा है। तो चीज़ों की धरती पे जैसे चीज़ें हैं उसकी व्यवस्था वैसी बनी रहे और हम उस व्यवस्था को बनाए रखते हुए जी पाए, ये आई फील ये धर्म की दृष्टि है। और सत्य की दृष्टि आई फील इज दैट कि देर इज दैट, मैं उसको बिहेवियरल लेवल पे ऐसा देखता हूँ कि जो सड़क पे एक लड़का बाइक पे जा रहा है, जो बाकी लड़कियों को देख के बाइक को और हॉर्न मार रहा है और तेज चला रहा है और यू नो इज ट्राइंग टू ग्रैब मैसिव अटेंशन। वो क्यों कर रहा है? बिकॉज वो कहीं ना वो सत्ता में संपृक्त होने से वो स्वयं में व्यवस्था में भागीदारी करना चाहता है, और वो चाहता है कि, और हर किसी में ये फीलिंग है कि मैं भी कुछ हूँ, पर हमको पता नहीं कि हम क्या है, तो हम उसको गलत तरीके से उसको हम निकालना चाहते हैं। एवरीवन वांट्स टू हैव सम रोल, दे वांट टू हैव सम इम्पैक्ट, बट व्यवस्था में भागीदारी हमको समझ में नहीं आता क्या है। तो जब मेरे को भागीदारी समझ में नहीं आती तब मैं सिर्फ अटेंशन चाहता हूँ। तो आई फाइंड ना दैट देयर इज दैट सत्ता में एक पूर्ण चीज में संतृप्त होने से वी आर आल्सो एस्पायरिंग फॉर पूर्णता इन अस। तो हम सेल्फ में हार्मनी चाहते हैं और आउटसाइड भी चाहते हैं। सेल्फ में हार्मनी का भी हमको ज्यादा पता नहीं है, तो सिर्फ आउटसाइड से उसकी एक्सपेक्टेशन है, और जब भागीदारी स्पष्ट नहीं होती तो इट मैनिफेस्ट एज अटेंशन सीकिंग। तो आई फाइंड कि हर आदमी सही करना चाहता है और सही करेगा। ये ट्रेड, ये मूल चेष्टा वो सत्य से, वो संपृक्तता से आती है। व्यवस्था से वो हमारा चीज़ों का जीना कैसे होगा वो धर्म की दृष्टि है, और भाव लेवल पे वो जीवन की अपनी ग्रोथ, अपनी तृप्ति के लिए उसको क्या आवश्यकता है दूसरे मानवों से, आई फील वो न्याय की दृष्टि है। एट वेरी बिहेवियर लेवल मैं इसको भी ऐसे देखता हूँ। बहुत बढ़िया भैया, बढ़िया भैया, बढ़िया। थर्ड वाला थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट था, मगर एटलीस्ट इट कुड कैच द जो सत्य वाला है भैया। दो चीजें इसमें जोड़े, जैसे कि जैसे रजत भाई ने बोला था कि कोई जो है पार्किंग गलत करे या फिर कूड़ा जो है वो करे, और जैसे आपने बोला कि कोई हॉर्न कर रहा है और जस्ट टू सीक अटेंशन। तो ऐसा तो बहुत सारी चीजें होती हैं, कोई तेज चिल्लाता है या कोई तेज म्यूजिक बजाता है या जो भी है, कोई भी बिहेवियर में। तो इन सब चीजों में हम कैसे देख पाएं कि वो सुखी होना चाहता है और भागीदारी चाहता है? अभी आदमी भागीदारी जानता नहीं है, तो वो
जैसे आई वॉन्ट टू फील कि मेरे होने से कुछ होता है। किसी को भी आप बोल दें कि उसके मरने से, उसके जिंदा रहने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है, किसी को एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो कोई बोले ना कि यार कि तुम हो या नहीं हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये एक्सेप्टेबल नहीं होता है। सो आई थिंक इसको एक ट्रेट है कि हम सब प्रमाणित होना चाहते हैं। वी ऑल वांट टू हैव बी एबल टू हैव सम कंट्रीब्यूशन समवेयर। तो इसको मैंने उससे जोड़ा था कि हम प्रमाणित इसलिए होना चाहते हैं क्योंकि हम वी वांट टू बी एस्टैब्लिश्ड। तो पर प्रमाणित होना को हम जब समझते नहीं है तो हम बस अपनी जगह बनाना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूं कि मैं आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करूं, पर मेरे को पता नहीं व्हाट डज इट मीन, बट आई जस्ट नो कि अगर आप मुझे अटेंशन दे देते हो तो मुझे लगता है कि मैं कुछ हूं। तो आई फील मैं कुछ हूं ना, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेट है, बिकॉज वी ऑल वांट टू गेट एस्टैब्लिश्ड। तो जब तक भागीदारी समझ में नहीं आती ना, तब तक हम अटेंशन सीख करते हैं। जब भागीदारी समझ में आ जाती है तब अटेंशन से हमारा ध्यान हट जाता है। तो आई फाइंड दैट ऑल दी मतलब ये छोटे बच्चे से बड़े तक हो, अटेंशन सीकिंग इज हैपनिंग बिकॉज समवेयर हमारी आइडेंटिटी भी हमको क्लियर नहीं है। तो मेरे को बार बार ना वो जैसे वो एक लाइन है ना कि सत्ता में संपृक्त होने से हर कोई कंप्लीट या पूर्ण होना चाहता है। तो व्हेन वी अंडरस्टैंड कि हम पूर्ण होना चाहते हैं, उसका मतलब क्या निकलता है, तो आई थिंक पूर्ण होने के दो थ्रेड्स निकलते हैं। एक स्वयं में व्यवस्था होना चाहता है, एक व्यवस्था में भागीदारी करना चाहता है। तो स्वयं में व्यवस्था है जो जीवन के अंदर घटता है, व्यवस्था में भागीदारी है जो शरीर के साथ, परिवार, समाज या प्रकृति के साथ वाला भाग है। अनफॉर्चुनेटली स्वयं में व्यवस्था समझ में नहीं आई, बस व्यवस्था में भागीदारी करना चाहते हैं, और भागीदारी और स्वयं के अंदर स्पष्टता नहीं बनी तो वो भागीदारी नहीं दिखती, वो अटेंशन सीकिंग में वो शिफ्ट हो जाता है। दैट्स व्हाई एवरीथिंग फ्रॉम आवर गेट एंड हम कैसे दिखते हैं, या कोई बाइक पे तेज चला रहा है, कोई ये कर रहा है। जैसे मैं बार बार सोचता था कि एक लड़का बाइक पे तेज चला रहा है और बस चाह रहा है कि साथ में जो ऑटो में लड़की बैठी है उसको एक सेकंड देख ले, उसको जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाला, कभी भी नहीं मिलने वाला उसको। How, what difference does it make that that person who's just crossing us for a flash second also looks at us? तो I find कि वो जीवन को ना तृप्ति मिलती है कि मैं कुछ हूँ, उसको पल भर के लिए भी मिल गई। तो वो मैं कुछ हूँ, वो उस फंडामेंटल जीवन के ट्रेट तक जाता है कि मैं प्रमाणित होना चाहता हूँ। और जब मैं प्रमाणित नहीं होना चाहता, तब मैं when I don't know what it means to be प्रमाणित, तब मैं इतना ही करता हूँ कि यार कि कोई मुझे अटेंशन देके मेरे होने से कुछ होता है, और अगर सही नहीं हो रहा है तो गलत भी हो जाए। गलत भी होने से ना मेरा अपना एग्जिस्टेंस मेरे को प्रूव होता है। सो मेरे को ये बहुत बड़ा पॉइंट लगता है कि अगर सही समझ में नहीं आता ना, आदमी अपने एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए गलत करेगा ही, बिकॉज ही और शी वांट्स प्रूफ दैट आई एम समथिंग। तो ये मैं मतलब आई डोंट नो कितना भी आर्टिकुलेट हो पा रहा है वो, तो मेरे को सत्य से वो कनेक्ट होता हुआ दिखता है। फिर ऐसे कहावतें बन जाती हैं भैया, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। हाँ हाँ भैया नमस्ते भैया, अंकित भैया कैसे हैं आप? मैं क्या इसको हम इस चीज से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि मानव सुख धर्मी है, तो हर मानव सुखी होना चाहता है, तो लेकिन सुखी कैसे होते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग ना होने के कारण हम मानव सुख पाने के लिए अलग अलग प्रयास करता है। तो ये जो हॉर्न बजाना, लाउड म्यूजिक सुनना, या कुछ भी करना, या अटेंशन सीख करना, इसे एट द एंड तो सुख ही मिल रहा है उसको, और वो सुखी होके ही प्रमाणित होना चाह रहा है, या तो उसको प्रमाणित होने की पता ही नहीं कि प्रमाणित होना कैसे है और सुखी होना कैसे है। तो उस वजह से वो कुछ भी अलग अलग चीजें प्रयास करता है। जैसे परिचय शिविर में भी हम सुना कि रूप बल धनपद में फंसना, या विषय विकार के अंदर आना, ये जो 4 विषय हैं उसके अंदर फंसना। तो ये सिर्फ और सिर्फ होता तो उसी वजह से है ना कि सुख क्या है उसका, और सुखी कैसे हुआ जा सकता है, और सुख की निरंतरता कैसे बन सकती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ना हो, उसकी क्लैरिटी ना हो, तो इस तरह की चीजें होती हैं। क्या इसको इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं क्या? वैसे भी आई एग्री विद दैट, ऐसा ही मुझे भी ऐसे लगता है कि जैसे आई वुड ब्रेक डाउन सुख अगेन इनटू कि कुछ सुख हमको अपने अंदर से लिखता है, कुछ सुख हमको सही जीने से या भागीदारी से मिलता है।
तो अभी यही कि अपने अंदर का सुख अभी बिल्कुल भी हमको, जैसे आप जो कह रहे हैं कंप्लीटली एग्री, वैसा ही है। सुख समझ में नहीं आया है, तो अभी बस उसको जो एक्सटर्नली ड्रिवन बहुत हो गए, तो उसके लिए कुछ कुछ प्रयास कर रहे हैं। जैसे मेरे को अपने अंदर की कॉन्फिडेंस का सुख तो मेरे को उसका एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, पर आप मुझे कॉन्फिडेंस देते हैं तो इसका सुख मुझे समझ में आ गया। तो देन एक बार अपने आप को कॉन्फिडेंस देना अभी तक मेरे को समझ में नहीं आया। आई नेवर गिवन माई सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो ओनली जब सामने वाला देता है तभी कॉन्फिडेंस मिलता है। सो देन व्हाट आई फील इज, मैं कंक्लूजन पे आ जाता हूँ कि जब तक सामने वाला कॉन्फिडेंस नहीं देगा तब तक मैं कॉन्फिडेंट फील नहीं करूंगा। तो देन आई जस्ट लुक फॉर कॉन्फिडेंस और लुक फॉर एक्सेप्टेंस फ्रॉम द पर्सन इन फ्रंट। पर ये ध्यान जाता है कि इसलिए ये जो स्थिति गति वाला पार्ट है कि अभी सारा सुख स्थिति में भी होगा, गति में भी होगा, पर अभी सारा सुख की अपेक्षा गति में है, हमारे जीने में है। स्थिति का सुख समझ में आता है तो वो नेचुरली गति में या लिविंग में आ ही जाता है। तो इसलिए मुझे मध्य दर्शन का एक बहुत फैसिनेटिंग पार्ट ये लगता है कि बाबा जी ने गति की बात को इतना ज्यादा नहीं कहा जितना स्थिति की बात पे कहा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जागृत मानव और एक भ्रमित मानव भी नमस्कार करेंगे तो एक जैसा ही लगेगा, पर दोनों की जीवन की स्थिति के अंदर जमीन आसमान का एक फर्क हो सकता है। सो और राइट नाउ मैं भी पाँव छू रहा हूँ, आप भी किसी बड़े के पाँव छू रहे हैं, एक में भाव है, एक में भाव बिल्कुल नहीं है। सो एक्शन से सिर्फ अंदर की स्थिति नहीं हो पाती है, पर और रूप बल धनपद भी आप जो कह रहे हैं वैसा ही है कि वो भी एक्सटर्नल वैलिडेशन है बहुत सारा, उससे मेरी इंटरनल स्थिति ठीक हो ये पता नहीं है। इट इज डिपेंडेंट ऑन रूप और बल और धन और पद और सर्टन विचार। तो मध्य दर्शन इज डिफाइनिंग दैट व्हाट आर द स्टेबल एब्सोल्यूट फैक्टर्स ऑफ तृप्ति इनसाइड, और ये अंदर आती हैं, ये सुख के फैक्टर्स अंदर आते हैं तो गति में तो सुख आता ही है और दूसरे तक भी पहुंचता है वो। और वैसा ही जैसा आपने कहा कि जब तक ये समझ में नहीं आया सारा सुख का प्रयास ढूंढने का उसका वो एक्सटर्नली है, और फिर एक्सटर्नल है तो फिर वो अगर मैं आपको फॉलो करता हूँ, आपने अपना फैशन सेंस चेंज किया तो मुझे अपना फैशन सेंस चेंज करना पड़ेगा। इट विल हैव वेरी लिटिल कनेक्शन टू व्हाट माय कलर लाइकिंग इज और व्हाट हाउ आई लाइक क्लोथ्स। जी जी भैया, बहुत बढ़िया भैया। जी बढ़िया। अंकित, मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगी। अभी आपने बात करी थी सत्य की, आपने रेफरेंस दिया था वो लड़के का कि वो सुख चाहता है, उसको मालूम नहीं, वो अपने आप को प्रमाणित करना चाहता है कि मैं कुछ हूँ, अपने आप को समझना चाहता है। तो इसी को हम जब हम सत्य की बात करते हैं तो हम न्याय धर्म की जब बात करते हैं तो धर्म को क्या हम स्वयं में व्यवस्था के रूप में देख सकते हैं और न्याय को हम व्यवस्था में भागीदारी के रूप में देख सकते हैं? हाँ, व्यवस्था में भागीदारी में न्याय एक भाग उसका समझ का है, एक भाग जीने का है। तो यू राइट अबाउट दैट कि जो व्यवस्था में भागीदारी में न्याय भी आता है और ये भी आता है, कार्य भी आता है प्रकृति के साथ और समाज के साथ और परिवारों के साथ, मानव के साथ जो हम करते हैं। तो अनुभव विचार व्यवहार कार्य में अनुभव और विचार फॉर्म्स अ बिग कंपोनेंट ऑफ स्थिति स्वयं में व्यवस्था। व्यवहार और कार्य स्वयं से एक्सटेंड होके बाहर की व्यवस्था बनाता है। तो न्याय ये व्यवहार और कार्य आर द डायमेंशंस जो अनुभव और विचार से उनमें स्पष्टता होती है और फिर वो जीने के डायमेंशंस जिसमें हम व्यवस्था में भागीदारी करते हैं। अच्छा, उसको आपने सत्य में संपृक्तता से जोड़ा था। हाँ, मैं तो उसमें एक बात वाला जोड़ा था कि हम प्रमाणित होना चाहते हैं। ये अच्छा, उसी पॉइंट से जोड़ा। वैसे सत्य का तो और बहुत सारा मैनिफेस्टेशन है, जैसे हाँ। बस मैंने एक थ्रेड दिया था उसका बस। मैनिफेस्टेशन तो हर चीज में, हर एग्जिस्टेंस में है ही। हर मैनिफेस्टेशन जैसे विश्वास भी हर कोई सही करना चाहता है क्योंकि वो सत्ता में संपृक्त है और वो सही करना चाहता है पर अभी तक सही समझा नहीं है। ये भी सत्य से कनेक्टेड है। मतलब दुख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, ये भी संप्रदाय से कनेक्टेड है। ये भी सत्य से कि हमको सुख ही एक्सेप्टेबल होता है, दुख का एक सेकंड किसी को एक्सेप्टेबल नहीं होता, और एक्सेप्टेबल नहीं होने का मतलब हम एक सेकंड उसको नहीं करना चाहते। तो व्हाट यू सेइंग इज राइट। ये सारी मूल प्रवृत्तियां हैं, ये सब सत्य का ही मैनिफेस्टेशन है। थैंक यू। बढ़िया हो गया जी। अंकित भाई आप आते रहे। काफी एक्चुअली इट्स बीन, आई अपोलोजाइज, मैं आ नहीं पा रहा बीच में, अभी उस पे काफी व्यस्त हो जाते कैंपस पे। तो मैं दिल्ली आया हुआ था, कुछ जस्ट मैनेज टू कम आउट, वो भी लेट हो गया मैं आते आते 3:15 बजे।
जी, अभी काफी भार जो है संजीव भाई उठा रहे हैं हम लोगों का। वो विनीता भाभी पे भी आ गया है बाहर। अब भार हल्का हल्का शिफ्ट कर रहे हैं। नहीं वो तो टेम्पररी जरा सा एक शोल्डर देने वाली बात है, भार नहीं उठा सकते। और आई थिंक मुझे तो ये लग रहा है कि जस्ट द शेयर फैक्ट कि एक ग्रुप बना के इतना अभी तो 1 साल होने वाला है मेरे ख्याल से, राहुल भैया जी इट इज क्वाइट रियली फिनोमिनल कि ग्रुप लगा हुआ है इसमें। आई थिंक वी वांट टू सी सम ऑफ यू, मानव की और ऑल ऑफ या डेफिनेटली Yeah, we are also looking forward to it very much जब हम अपनी परिस्थितियों से आ सकते हैं वहाँ पे। वहाँ आइए, वेरी रिलैक्स वहाँ पे आप लोगों को 10-12 दिन में एक मास्क देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैंपस वेरी फार अवे, रिलैक्स है, काफी क्वाइट है। मैं जब दिल्ली आता हूँ, वहाँ जाता हूँ, काफी फर्क है। वेरी वेरी रिलैक्स, बहुत ही, मतलब वहाँ पे तो वंदना दी तो आते रहती है वहाँ पे। एंड इट्स नॉट अ होक्स कि रूल ने में कुछ हो नहीं रहा, जेन्युइनली कुछ नहीं हो रहा। तो लेके वंदना दीदी कैन वैलिडेट दैट। But we're all looking forward कि अब सब आए। इनफैक्ट मैं अभी दिल्ली आया हूँ कुछ एडिटिंग खत्म करने के लिए, ताकि मैं 11 तक वापस पहुँच पाऊँ, तो इसलिए मैं ट्रिप मारा है। भैया कब से 12 से है या 13 से है, कब से कब तक है? What I remember correctly, I'll just check up the dates again. जी, what I remember 13 से है शायद, और 13 से 25 13 से 25 है भी। Okay. So we're all looking forward बहुत बढ़िया भैया। श्रीराम भैया, साधन भैया also on the campus, हम सब भी वहीं पे हैं, तो it will be very nice। मैं तो भैया बहुत एक्साइटेड हूँ आने के लिए। जी वेट कर रहा हूँ ये जल्दी से 13 दिन और निकल जाए। और अभी क्या है, हमारे पास 10-12 अध्ययनार्थी हैं, और बिटवीन 18 and 25 जो अध्ययन कर रहे हैं, और दिल्ली के कुछ लोग हैं ही, निवेता एंड विनायका देर, स्वाति पुनीता देर, आप लोग जानते ही हैं, तो भी दिल्ली का पल्ला भारी है। मतलब और उसके साथ में देयर आर 10 किड्स जो भी हॉस्टल में हैं, तो स्कूल तो खुला नहीं, पर हॉस्टल हमने खोल दिया था दिसंबर में, तो बिटवीन 12 and 15-16 उनके साथ तो ना कैंपस का डेसिबल लेवल सांस लेने में भी बढ़ जाता है। इट्स सो इंटरेस्टिंग। वंदना दीदी शेयर करेंगे। Totally agree that. इट इज सो, आई वाज लाइक, सडनली से लगता है ना कि उनसे मैं आधा घंटा बात करता हूँ, उससे इतनी एनर्जी कहाँ आ गई उनमें। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स एडेड अ डिफरेंट डायमेंशन। एंड इतना इंटरेस्टिंग हो गया कि नाउ दी अध्ययनार्थी जो अपने 17, 18, 20, 22 साल के हैं, दे फील केयर कि हमको लगता है हम भी मोबाइल फोन नहीं देखें अभी, हम भी जल्दी सो जाएं, बिकॉज नाउ द यंगर किड्स आर वाचिंग अस। सो देन आई रियलाइज कि ये वाला जो क्रम जी ने बताया ना, हर एक के नीचे एक होना चाहिए, उसके आगे एक होना चाहिए, तभी आदमी नियंत्रित रहता है। अपने आप ही थोड़ा, जो फैमिली में होता ही है कि अपने आप थोड़ा कुछ हद तक सेल्फ रेगुलेशन वही हो जाता है human being का। It's quite interesting how the Adhanarthis are regulating themselves because they feel younger kids are watching them and things like that. जी। Of course, we're also हम लोग भी वहीं इसीलिए रह रहे हैं, दिल्ली में रेगुलेशन बहुत कम है ना। बारिश से ज़्यादा। इवन वो भी देखना चाहते हैं, अभी आप बता रहे हैं जैसे स्कूल बंद है तो वो किस तरीके से चलता है, वो एक बहुत एक्साइटिंग चीज है। जब एक बारी आपने कैंपस का व्यू दिखाया था, वो तब से ही ऐसा बन चुका है कि वो मतलब बिना देखे रहा नहीं जा रहा। अभी तो और कैंपस का भी तो 3rd या 4th ईयर, इट्स वर्क इन प्रोग्रेस ओनली, मतलब अभी तो बस चीजें सेट हो रही हैं, बहुत सारे सिस्टम सेटअप हो रहे हैं। स्कूल में भी जितनी चैलेंजिंग बनना इज बीन कमिंग, एंड बच्चों को स्कूल नहीं ले जाके उनका ऑनलाइन क्लासेस करवाना, इट्स क्वाइट एग्जॉस्टिंग, बट चल रहा है। कैंपस इज इट्स गुड, आई फील। एक लक्ष्य को लेकर लोग रहते हैं तो चीजें अच्छी होती हैं। हर जीवन सेंटर में वैसे रहता ही है। इट्स वर्क इन प्रोग्रेस ओनली, मतलब अभी कैंपस सेटअप है, कुछ चीजें सेट हो रही हैं, कुछ बन रही है, तो we'll have to work very hard also। कोई ना कि एक चीज बन गई, पर उसको बनाए कैसे रखें, दैट इज सबसे बड़ा मध्यस्थता का। But very nice, just a lot of compliments to be able to continue study group। जब दिल्ली में 10 साल हम लोगों ने संडे की मीटिंग करी, उसमें कभी 2 लोग आते थे, कभी 15 लोग आते थे। What it was, we just kept it going, and मतलब उसी से इतना कुछ निकल गया, हम सबका ग्रोथ उसी से हुआ, इतने सारे लोग जुड़े उससे धीरे धीरे। अभी एक ग्रुप आप से जुड़ा, आप सबका फिर ये वाला शुरू हो गया। क्वाइट, और ये वो है ना, कोई देख नहीं रहा है, डजंट मैटर कोई देख रहा है कि नहीं देख रहा है, अपनी तो
वही हम कह रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी ऑनलाइन से गति सबकी बढ़ गई है। हाँ, टाइम निकाल के कहीं पहुंचना, वो मतलब 2 more hours of what you are doing। जीवन विद्या ने तो टेक्नोलॉजी का पूरा सदुपयोग किया है पिछले 1 साल में। I'm sure every other well-meaning forum also has done. Where people are interested, they're ready to focus intensely for 1 hour. So there's been a lot of good utilization of this medium online. बिल्कुल आंटी। बहुत बढ़िया। ठीक है भैया। Thank you everyone for joining। वंदना दीदी, thank you for joining। Thank you दीदी। Thank you everyone। अंकित आप भी। नमस्ते सभी को। Thank you Thank you अंकित भैया for surprise and amazing pleasant one। insight। आज अच्छा था, बहुत मजा आया। मेरे में बिल्कुल हिम्मत थी कि पहले बोलूं कि मैं आ रहा हूं, लाइक भाई नहीं आया ना, बहुत डिसअपॉइंटेड लगे। हम स्टेटस ओनली। आप पहले बता दे तो अच्छा रहता, मैं इतनी नर्वस नहीं होती। नहीं, आपको नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है भाभी, लाइक यू आर रियली गुड। आज जो अपने कर्तव्य और कर्म जो था वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू कल थोड़ा समझा था तो थोड़ा आज एक्सप्लेन हो पाया। नहीं दीदी, बहुत अच्छा था एक्सप्लेनेशन, काफी क्लैरिटी मिली उससे। थैंक यू वेरी मच। अब वही अंकित कहते हैं ना कि समझाने से अपने आप को भी समझ में आता, बिल्कुल वही बात है। ठीक है भैया। ठीक है जी। सभी को नमस्ते। नमस्ते सभी को नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते।